Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today we will complete our first part of speech, which we called noun. इसको आज फाइनली आज के सेशन में खत्म करेंगे. ओके, नाउन के बारे में हमने सब कुछ सीख लिया. जनरली ऐसा कुछ बचा नहीं जो नहीं सीखा. लाइक डेफिनेशन सीख ली, क्लासिफिकेशन सीख लिया. काउंटेबल अनकाउंटेबल दो नाउन होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के एरर्स देख लिए अपन ने. काउंटेबल नाउन को कैसे प्लूरल करते हैं वो भी देख लिया. और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट अपन ने खत्म किया वो था हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफे एस. वो भी नाउन का हिस्सा है क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस भी नाउन के आगे ही लगता है. फिर आज क्या बचा? तो आज कुछ मिसलेनियस वर्क है. लाइक मिसलेनियस वर्क में कुछ स्पेशल नाउन्स हैं हमारे पास जो कैसे यूज होते हैं अपने को डायरेक्टली याद रखना है क्योंकि उन पे ही एरर्स कई बार आती हैं. ओके, तो वो स्पेशल जो कैटेगरी ऑफ नाउन्स हैं उनके मीनिंग भी देखेंगे और जनरल यूज्ड वर्ड्स हैं जो हम हमारे डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं बट गलत यूज करते हैं, उनको सही यूज करना सीखेंगे. ओके, चलिए तो कुछ वर्ड्स हैं, देखना आप. पहला वर्ड क्या आया? जेंट्री. सेकेंड वर्ड इज इन्फेंट्री. थर्ड वर्ड इज इलेक्टोरेट. फोर्थ वर्ड इज कैटल एंड द फिफ्थ वर्ड इज फ्लीट. ये 5 वर्ड्स के ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं. नाउन, ये 5 नाउन है ना. जेंट्री मतलब होता है उच्च वर्ग. एक उच्च वर्ग मतलब समझते हो, हाई सोसाइटी के लोग होते हैं उनको कहते हैं जेंट्री. हाई सोसाइटी के दो या वीआईपी लोग के दो. जैसे सपोज करो कोई पार्टी हुई तो मैंने कहा यार हमारे इस पार्टी में सारे जेंट्री आएगी. सारी जेंट्री आएगी, में सारे बड़े बड़े लोग और वीआईपी आएंगे. ठीक है, उच्च वर्ग के लोग. हाँ, अमीर कह लो या अच्छे ओहदे पे हैं, जैसे मान लो कलेक्टर है. अब कलेक्टर भी जेंट्री में ही आएगा. अब कलेक्टर अमीर नहीं हो तो भी वो भी जेंट्री में आएगा ना. बड़े लोग, वीआईपी लोग, समझ गए ना. ओके. इन्फेंट्री. इन्फेंट्री का मतलब होता है अभी जैसे पैदल सेनाएं चल रही हैं, पैदल यात्राएं जो होती हैं उनको कहते हैं इन्फेंट्री. इलेक्टोरेट होते हैं मतदाता जो वोट देते हैं, वोटर्स. इलेक्टोरेट मतलब वोटर्स जो वोट करते हैं ना, उनको इलेक्टोरेट बोलते हैं. कैटल मतलब आप समझते होंगे, तो कई बार यूज हुआ होगा, मवेशी. ठीक है, जो ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? कैटल. और जो दूसरे तरह के होते हैं वो अंडों के द्वारा जन्म देते हैं. दो तरह के जानवर सीखेंगे हमने साइंस में. एक तो होते हैं कैटल जो डायरेक्ट जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, और बाकी जो होते हैं वो अंडों के थ्रू पैदा होते हैं. ठीक है, तो ये कैटल का मतलब इनको हिंदी में कहते हैं मवेशी, जैसे कि गाय भैंस. ठीक है, गाय भैंस और ये जो मतलब दूध देते हैं, सिंपली ऐसे मान लो, है ना. ओके. फ्लीट. फ्लीट मतलब होता है जहाजों का बेड़ा और दूसरा नाम है इसका द्रुतगामी. ठीक है, जब 4-5 जहाज ग्रुप के अंदर, शिप्स जो होती हैं, जब 4-5 जहाज ग्रुप के अंदर चलते हैं तो उनको बोलते हैं फ्लीट. उनको क्या बोलते हैं? फ्लीट. FLEET. तो इन 5 वर्ड्स के ऊपर कुछ सेंटेंस बन के अक्सर आते हैं एग्जाम में. देखते हैं सेंटेंस अपन, है ना. आप सेंटेंस में एरर निकालने की कोशिश करना. एक एक सेंटेंस ही लेंगे अब, है ना. सारे इस कैटेगरी में से एक नाउन उठा लिया, उसका सेंटेंस ले लिया. पढ़ो. इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग. ये बहुत सरप्राइज करने वाली बात थी या चौंकाने वाली बात थी. क्या? दैट द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी. कि इस पार्टी में टाउन की जो जेंट्री है उसी को इन्वाइट नहीं किया. यानी जेंट्री मतलब उच्च वर्ग के लोग, वीआईपी लोग. भी सब बाकी सबको इनवाइट कर लिया, लेकिन इस पार्टी में जो वीआईपी लोग हैं उन्हीं को इनवाइट नहीं किया. ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी. ठीक है, अब इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ, इस ये जो 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से एक वर्ड यूज हो रहा है जेंट्री. इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ गलती है, वो आपको पहचाननी है. ट्राई करो. नॉट तो इसलिए आया क्योंकि इनवाइट नहीं किया. मीनिंग वाइज आया वो, तो मीनिंग मेरे को ऐसा निकालना है कि इनवाइट नहीं किया. अगर इनवाइट करता तो नॉट नहीं आता. देखो, जब भी अपन एरर निकाले ना बेटा, तो इस तरीके से एरर निकालते हैं कि उस सेंटेंस का मीनिंग ना बदल जाए. अगर अपन ने नॉट हटा दिया तो मीनिंग ही बदल गया. ये सेंटेंस तो कह रहा है तुमने इनवाइट नहीं किया और तुम नॉट हटा के उसको इनवाइट कर दोगे, तो मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड. हम्म. अब आप इसलिए नहीं एरर ढूंढ पा रहे क्योंकि इन 5 वर्ड्स जो स्क्रीन पे लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड रूल नहीं जानते. ये जो 5 नाउन है ये, इनसे रिलेटेड रूल नहीं जानते. तो इनसे रिलेटेड रूल का पर्दाफाश करते हैं एक बार. देखो, देखना, पढ़ना. इनके सामने एरो लगा हुआ है, क्या रूल निकल के आता है. ये वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल होते हैं. क्या कहा मैंने? ये वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल होते हैं. दैट मीन्स आप इसका दोबारा प्लूरल मत कर देना कभी, ऐसे जेंट्रीज, इन्फेंट्रीज, इलेक्टोरेट्स, कैटल्स, फ्लीट्स, इनमें से कुछ भी कर दोगे तो गलत हो जाएगा. ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल का थोड़ा प्लूरल करते हैं कभी. ये वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल हैं. अब जरा सोचो, अगर ये वर्ड्स ऑलरेडी प्लूरल हैं तो इनके साथ में वर्ब भी प्लूरल लगेगी नहीं लगेगी? तो दूसरा रूल,
अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप चेक करो, जेंट्री के साथ जो वर्ब यूज हुई है वो प्लूरल यूज हुई है क्या? वास कोई प्लूरल वर्ब है क्या? वास का प्लूरल क्या होता है? वर। वेरी गुड। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। द जेंट्री ऑफ द टाउन वर नॉट इनवाइटेड। अब ऐसा कैसा रूल्स इन बाकी वर्ड्स के साथ भी चलेंगे, समझ आया? पहली चीज तो इनका प्लूरल नहीं कर देना गलती से, ये ऑलरेडी प्लूरल है। दूसरी चीज, ये जब भी यूज हो तो ये ऑलरेडी प्लूरल है ना, तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। इनके बाद में आने वाली वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। चलें आगे। अब अगेन दो वर्ड्स हैं मेरे पास, उनके साथ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं। तो पहले आप सेंटेंस पढ़ो। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट द पेशेंट्स इंटेस्टाइन वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि पेशेंट की जो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब आंत, आंत समझते हो? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो ढंग से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो जिस नाउन से रिलेटेड है वो नाउन बता देते हैं आपको। एक है ड्रैक्स और एक है इंटेस्टाइन्स। ड्रैक्स का मतलब क्या है? तलछट। तलछट का मतलब समझते हो? कोई भी पानी वाली जगह होती है, उसमें नीचे नीचे जो अपन कहते हैं ना कचरा टाइप बच गया, उसको कहते हैं तल। जैसे चाय पीते हैं तो चाय में भी जो नीचे बच जाता है ना, पत्ती या जो भी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जिसको अपन पीते नहीं है, छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं ड्रैक्स। उसको क्या बोलते हैं? ड्रैक्स। और ये कोई भी लिक्विड वाली जगह पे अपने को मिल जाएगी, तलछट। ठीक है, और इंटेस्टाइन्स का मतलब आंत होता ही है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक वर्ड यूज हो गया यहाँ पे, हो गया ना? कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, तो अब आप सेलेक्ट करो कि इससे इससे रिलेटेड कुछ एरर है क्या? वर्क की जगह वॉज आना चाहिए, क्यों? सिंगुलर में गिवन, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्क को तो वरी रहने दें और इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन्स कर दें, तो भी सही हो जाएगा। तो क्या करें, वर्क को वॉश करें या इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन्स करें? दो ऑप्शन है ना हमारे पास, कैसे करके सही करें? इंटेस्टाइन को तो इंटेस्टाइन ही रहने दें। गलत। अब सुनो क्या, देखो, वैसे तो आपका जो एनालिसिस था बिल्कुल करेक्ट था कि वर्क की जगह वॉश कर दो और इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन रहने दो, और दूसरा एनालिसिस था कि सर वर्क को तो वरी रहने दो और इसको चेंज कर दो। लेकिन जब अपन फंस जाए, देखो सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं ना वो ऐसे पार्ट्स में टूटे हुए आते हैं, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और आपसे पूछा जाता है कि ए पार्ट में एरर है या बी पार्ट में एरर है या सी पार्ट में। अब सुनो, अगर पेशेंट्स और इंटेस्टाइन दोनों एक ही पार्ट में है तो सीधे सीधे कह दोगे सर उस पार्ट में एरर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नहीं सॉरी, इंटेस्टाइन्स और वर, पेशेंस इंटेस्टाइन्स वर, ये इंटेस्टाइन्स और वर एक में ही आ जाए तब तो आप कह दोगे सर इसी पार्ट में एरर है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग पार्ट में आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर इस पार्ट में एरर माने या फिर इसमें, इसको सही मान के इसको गलत माने या इसको सही मान के इसको गलत माने, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर मीनिंग पकड़ा जाता है। तो देखो हमेशा जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, वो हमेशा पेयर में दो में चलते हैं, वो हमेशा दो होते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन हमेशा दो होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। एक वर्ड और निकल के आता है यहाँ पे, वेकेशन, इसमें लिखा हुआ नहीं है वेकेशन। वेकेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है समर वेकेशन, एक होता है विंटर वेकेशन। तो इनके साथ क्या रूल्स चलते हैं कि जब आप स्पेसिफाई करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन, तब तो आप इंटेस्टाइन लिखो। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि स्मॉल है या लार्ज, तो इंटेस्टाइन्स लिखो। फिर इसका मतलब है दोनों आंतों की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? अब उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया ना यहाँ पे कि स्मॉल है या लार्ज, बोलो स्पेसिफाई किया है क्या भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? तो जब ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो वी विल अज्यूम, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि दोनों इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो फिर वर सही करके इंटेस्टाइन्स कर देंगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर? और इनके साथ रूल्स क्या याद रखेंगे कि ये मतलब दो होते हैं भाई, वही सेम रूल। देखो एक बार इनका रूल पढ़ लो चलो। इन शब्दों का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। कैसे करते हैं? प्लूरल फॉर्म में करते हैं। तो इंटेस्टाइन्स लिखेंगे अपन, इंटेस्टाइन नहीं लिखेंगे। इंटेस्टाइन कब लिखेंगे? जब स्पेसिफाई करते हैं, जब स्पेसिफाई करते हैं। जैसे वेकेशन, तो वेकेशन लिखेंगे या वेकेशंस लिखेंगे? बताओ, वेकेशन लिखेंगे या वेकेशंस लिखेंगे? अगर स्पेसिफाई कर दें समर वेकेशन या विंटर वेकेशन तब तो वेकेशन, और नहीं स्पेसिफाई करें तो कैसे लिखेंगे? वेकेशंस। ओके ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको पढ़ो ध्यान से। टू समन्स, ये वर्ड सुना है कभी आपने? समन्स, ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है कोर्ट की तरफ से बुलावा, या फिर
सपोज करो किसी को थाने बुला दिया गया या जेल बुला या पुलिस स्टेशन बुला दिया गया कुछ भी इंक्वायरी के लिए किसके लिए, तो हम क्या कहेंगे कि इसको समन्स इशू है। जैसे नोटिस होता है, नोटिस जैसे नोटिस इशू होता है कि आपको इस ऑफिस में पहुंचना है, तो उसी तरीके से अगर आपको कोर्ट में पहुंचना होगा तो उस नोटिस को समन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस नोटिस को? समन्स। तो सेंटेंस है टू समन्स इसलिए लिखा है क्योंकि दो नोटिस जारी हो गए। सपोज करो उसको कोर्ट में हाजिर होना था, अब एक समन्स पहले गया तो उससे वो गया नहीं, फिर दोबारा दूसरा इश्यू हुआ तो दोबारा भी नहीं गया, तो वही तो सेंटेंस कह रहा है। टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा दो समन्स इश्यू कर दिए गए उसको, बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। अब थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स के स्पेसिफिक मीनिंग भी याद करते चलो। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है आगे बढ़ना। टर्न अप का मतलब क्या होता है? मतलब किसी ने कुछ बोला है तो वो काम करना, कहना मानना या आगे बढ़ना, काम करने के लिए आगे चलना, है ना। तो दो समन्स उसको इश्यू हो गए लेकिन अभी भी वो आगे नहीं बढ़ा है, इसका मतलब है अभी भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। क्या गलती है? उसमें क्या गलती है? क्यों? रीजन भी बताओ। देखो मेरी बात सुनो, बट जो है ना, बट उसको कहते हैं कनेक्टर। उसको क्या कहते हैं? ये क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो एक सेंटेंस तो यही खत्म हो गया है तो, और दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है। अब ये हैव तो चलेगा टू समन्स के हिसाब से, ये हैज चलेगा ही के हिसाब से, तो ही तो सिंगुलर है ना, तो फिर तो सही है वो, फिर तो कोई गलती नहीं है। अब बताओ क्या गलती है? चलो सुनो ध्यान से। देखो बेटा, ये जो वर्ड्स आ रहा है, ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये इस समय सिंगुलर है। ये इस समय क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कई सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो एस लेटर से खत्म होते हैं बट फिर भी वो सिंगुलर होते हैं, उनमें से एक ये नाउन है। तो अगर दो समन्स इश्यू हुए हैं तो इसका प्लूरल करना पड़ेगा ना। अभी तो ये सिंगुलर है ना, तो इसका प्लूरल होता है समन्सेस। ईएस और लग जाएगा, अभी तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसका और प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? समन्सेस। तो रूल ये कहता है कि समन्स यानी अध्यादेश एक सिंगुलर नाउन होता है। एक सिंगुलर अध्यादेश, एक ही अध्यादेश है, ये एक ही नोटिस है, ठीक है। इसका प्लूरल करेंगे तो क्या कर देंगे? समन्सेस। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? ईएस और लग जाएगा, इसकी प्लूरल फॉर्म में ईएस और लग जाएगा। तो अगर दो हैं तो ईएस, और अगर मान लो यहाँ वन होता तो फिर तो ये सही था, फिर गलती क्या होती? हैव की जगह हैज करना पड़ता। समझ में आ गई बात? क्लियर है सारी बात है? तो ये नया वर्ड सीखा आज हमने, इसकी प्लूरल फॉर्म याद रखना क्या होगी? समन्सेस। इसका मीनिंग क्या होगा? अध्यादेश। अध्यादेश मतलब कोर्ट की तरफ से आदेश, ठीक है ना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब पढ़ो ऊपर क्या कह रहा है। इंग्लिश में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिन पर एग्जाम्स में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी डे टू डे लाइफ के वर्ड्स हैं। अभी आप देखोगे सर ये तो मुझे आता है, लेकिन उस पर गलती करते हो, ठीक है। चलो, तो वर्ड्स मतलब वो ऐसे कुछ वर्ड्स या ऐसे कुछ नाउन्स की तरफ देखते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, कितना आसान सा सेंटेंस है। दिस इज ए गुड ट्रेन, दिस इज ए गुड्स ट्रेन। आपको सेलेक्ट करना है गुड लिखोगे कि गुड्स लिखोगे। गुड लिखेंगे, क्यों? सिंगुलर है। मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताना मुझे, एक गुड बॉय होता है? होता है। तो एक ही जगह अगर दो गुड बॉय हो जाएं तो प्लूरल इसका करोगे या इसका करोगे? बॉयज का। तो गुड तो गुड ही रहेगा ना। क्यों रहेगा गुड गुड? क्योंकि गुड तो इसका विशेषण है, इसका एडजेक्टिव है। ये तो इसका एडजेक्टिव है, एक्चुअल आदमी तो ये है। तो सिंगल था तो ये सिंगल था, ये प्लूरल हो गया तो ये प्लूरल होगा। इसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी थोड़ा ना प्लूरल, ये तो इसकी क्वालिटी एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसको प्लूरल नहीं करते हैं, इसको प्लूरल नहीं करते हैं। अब इसीलिए आप यहां पे ये मत सोचो कि सर ये सिंगुलर है तो मैं ये लगाऊंगा, प्लूरल है तो ये लगाऊंगा, क्योंकि अगर सिंगुलर प्लूरल करना भी होगा तो ट्रेन का किया जाएगा, इसका बीच का थोड़ा ना किया जाएगा। अब बताओ।
सिंगल की बात हो रही है तो गुड। अभी मान लो टू टू गुड बॉयज होते, तो मैं ऐसे लिखता है क्या, टू गुड्स बॉयज, ऐसे लिखता है क्या मैं, टू गुड्स बॉयज, तो भी तो टू गुड बॉयज ही लिखता। तो वो तो एक या दो दोनों के लिए गुड चल रहा है चलने में। फिर वही बात, देखो बेटा ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सब सिंगुलर है, मान ली बात। लेकिन आप इसको सिंगुलर प्लूरल नजरिए से क्यों देख रहे हो? बेटा ये दो वर्ड्स ही अलग अलग हैं, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। गुड मतलब होता है अच्छा, इसका प्लूरल नहीं बनता कभी, गुड गुड ही रहता है। ये एक अलग वर्ड है गुड्स, जिसका मतलब होता है माल। और सेंटेंस का मीनिंग आएगा कि ये एक मालगाड़ी है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस इज ए गुड्स ट्रेन। मालगाड़ी नहीं सुना? उसको गुड्स बोलते हैं, ये नहीं पता। अभी आप नाइन्थ में हो, टेंथ में जाओगे, 11th 12th में एक सब्जेक्ट आता है कॉमर्स का, अकाउंट्स। उसमें अपन जो दुकान में माल भरते हैं ना, उनको बोला जाता है गुड्स। उनको क्या बोला जाता है? गुड्स। भाई गुड्स परचेस्ड, गुड्स सोल्ड, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस का मीनिंग पकड़ना पड़ता है। दिस इज ए गुड ट्रेन से ज्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे क्या, दिस इज ए गुड्स ट्रेन, ये एक माल गाड़ी है, ये एक अच्छी गाड़ी है, इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, ये एक माल गाड़ी है। और आप देखो ताज्जुब की बात कि ये ए के साथ एस लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल थोड़ा ना किया मैंने, इसका तो मतलब ही कुछ और है। गुड्स का, गुड्स का मतलब है यहाँ पे माल। और अगर उनको प्लूरल करना होगा, मान लो एक की जगह दो गाड़ी हो गई, तो टू यहाँ लिखूंगा तो प्लूरल इसका थोड़ा ना होगा, वैसे भी ट्रेन का ही होता, प्लूरल इसके विशेषण का तो होता ही नहीं ना वैसे भी। समझ आया? तो ये पहला वर्ड था, देखो पहले में अटक गए। दूसरा पढ़ो, डाउरी इज ए बैड कस्टम ऑब्लिक कस्टम्स। डाउरी मतलब पता है? नहीं पता? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा का मतलब समझ आया? दहेज लेना देना, उसको कहते हैं दहेज प्रथा, समझते हो ना? दहेज तो जैसे लड़की की शादी होती है तो दहेज देते हैं, तो उस प्रथा को, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डाउरी। तो ये कह रहा है कि डाउरी इज ए बैड कस्टम या कस्टम, डाउरी जो है एक बुरी, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, डाउरी जो है, दहेज प्रथा जो है एक बुरी रीति रिवाज है, ऐसा वो ये कहना चाहता है। तो बैड कस्टम है कि बैड कस्टम्स है? कस्टम्स मतलब क्या होगा, वही तो सोचना है। अच्छा, कस्टम का मतलब तो पहचान लिया आपने क्या? तो हो सकता है उसका प्लूरल हो, रीति रिवाज का प्लूरल हो सकता है ना, रीति रिवाज का प्लूरल फॉर्म हो सकता है। अगर रीति रिवाज का प्लूरल भी होता, मान लो ये कस्टम्स, तो भी कस्टम ही आता, क्योंकि डोरी तो एक ही प्रथा है ना। अगर मान लो ये इसका प्लूरल भी होता, लेट अस से कि ये इसका प्लूरल है, तो भी तो आप सिंगुलर वर्ड ही सेलेक्ट करते, क्योंकि एक ही तो है कस्टम, डोरी तो एक ही कस्टम है ना, एक ही प्रथा की बात हो रही है। तो यहाँ पे तो आप कस्टम लिख के आ जाते और सही भी करके आ जाते, लेकिन गलती पता है कहाँ करते हैं? गलती पता है कहाँ करते हैं? जहां कस्टम सही, कस्टम्स गलत है ना, वहां तो आप सही भर के आ जाते हैं। लेकिन जहां पे कस्टम्स सही होना चाहिए और कस्टम गलत होना चाहिए, वहां आप नहीं करते। अच्छा इसमें बताओ, देयर आर सो मेनी कस्टम या कस्टम्स इन इंडिया। अब की बार कस्टम्स आएगा, इसमें कस्टम आएगा, इसमें कस्टम्स आएगा कि भारत में बहुत से बुरे कस्टम्स हैं, यानी कि बहुत से बुरे रीति रिवाज हैं। अब यहाँ पे एक था तो एक के हिसाब से एक कस्टम, और यहाँ पे सो मैनी यानी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे के हिसाब से कस्टम्स आ गया, ये भी ठीक है, ये भी बात ठीक कही तुमने। अब बताना जरा एक सेंटेंस और, ही इज ए कस्टम ऑफिसर या ही इज ए कस्टम्स ऑफिसर, इसमें सोच कर हो रहा है। कैसे पहचाना कि मीनिंग चेंज हो रहा है? क्योंकि रीति रिवाज वाला मीनिंग नहीं निकल के आ रहा। वेरी गुड, रीति रिवाज वाला तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा। ऐसे कैसे कोई सेंटेंस बन सकता है कि वो एक रीति रिवाज वाला ऑफिसर है? हाँ, ये तो सेंटेंस जमा नहीं, मतलब है ना, डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। अब करने वाले एक के हिसाब से कस्टम भर के आ जाएंगे, भाई एक है ना, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, कस्टम्स आएगा। अब देखिए, एक तो होता है कस्टम, जिसका प्लूरल होता है कस्टम्स, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज। एक दूसरा नाउन होता है जिसको बोला ही कस्टम्स जाता है, बोला ही क्या जाता है, इसको कस्टम कर ही नहीं सकते, ये हमेशा कस्टम्स ही रहेगा। इसका मतलब होता है सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं इसको? सीमा शुल्क। जब कोई वस्तु, कोई चीज एक देश से दूसरे देश में आ जाती आती है तो कुछ टैक्स लिया जाता है, इसको शुल्क बोलते हैं।
और वो उस शुल्क को कहते हैं सीमा शुल्क। सीमा मतलब बॉर्डर, बॉर्डर टैक्स जिसको अपन बोलते हैं। जैसे सपोज करो कोई चीज अपन ने बाहर से ली तो अपने को बॉर्डर पे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सीमा शुल्क, जिसको अपन क्या कहते हैं, कस्टम्स ऑफिसर। कस्टम्स ऑफिसर का मतलब होता है सीमा शुल्क अधिकारी। तो यहाँ पे मीनिंग सीमा शुल्क से निकल के आ रहा है, इसीलिए कस्टम कस्टम्स नहीं है, एक ही है बस कस्टम्स। वहां पे मीनिंग रीति रिवाज से निकल के आ रहा है, तो कस्टम भी चल सकता है, एक रीति रिवाज है, और एक कस्टम्स भी चल सकता है, तो वो वाला केस सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, और ये कस्टम्स ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तीनों का मीनिंग समझ में आया। तो यहाँ पे तो करेक्ट था कस्टम, यहाँ पे था कस्टम्स, और यहाँ पे एक होने के बावजूद भी करेक्ट क्या था, कस्टम्स था, क्योंकि मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोलो, ही वर्क्स इन द कस्टम डिपार्टमेंट या कस्टम्स डिपार्टमेंट? वो कस्टम डिपार्टमेंट में काम करता है या कस्टम्स डिपार्टमेंट में काम करता है? कस्टम्स। वो सीमा शुल्क अधिक सीमा शुल्क विभाग में वो काम करता है। जब भी मीनिंग सीमा शुल्क से निकल के आए तो कस्टम्स होगा, हमेशा कस्टम होगा ही नहीं, तो अभी भी क्या आ जाएगा, कस्टम्स डिपार्टमेंट। वेरी गुड, ठीक है, चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करते हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाओ। दिस हैज डन ग्रेट डैमेज ऑब्लिक डैमेजेस टू द रेपुटेशन ऑफ पीएम। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है ही हैज क्लेम्ड डैमेज या डैमेजेस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, दो सेंटेंस हैं, दोनों में आपको डैमेज और डैमेजेस में से सेलेक्ट करना है। डैमेज का मतलब समझते हो, नुकसान, नुकसान जो होता है। अब पढ़ो और बताओ किस में डैमेज आएगा, किस में डैमेजेस आएगा। फर्स्ट वाले में डैमेज आएगा, ठीक है, मतलब क्या होता है इसका, दिस हैज डन ग्रेट डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द पीएम। किसकी, पीएम की, पीएम की रेपुटेशन को नुकसान हुआ है, यानी कि पीएम की रेपुटेशन बहुत ज्यादा ग्रेट डैमेज हुआ, भारी नुकसान है ना, बहुत ज्यादा खराब हुई। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड सेंटेंस पढ़ो, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि डैमेज आएगा, डैमेजेस नहीं आएगा। अब सेकंड में बताओ। अब केवल इसलिए डैमेजेस मत बोलना क्योंकि ऊपर डैमेज है। क्यों, क्यों? ठीक है, क्लेम करने का मतलब क्या होता है, दावा करना। ठीक है, उसने कोर्ट में जाके अपने नुकसान का दावा किया है, भाई मेरा ये नुकसान हुआ है और मेरे को नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर है डैमेज। द करेक्ट आंसर इज डैमेजेस। अब एक्चुअली लगता ऐसे है बच्चों को और लोगों को कि डैमेज का प्लूरल है डैमेजेस, अगर थोड़ा नुकसान हो तो लिख देते हैं डैमेज, अगर ज्यादा नुकसान हो तो लिख देते हैं डैमेजेस, पर ऐसा नहीं है। डैमेज तो डैमेज ही होता है, ज्यादा हो, अभी जैसे पहले वाले सेंटेंस में ज्यादा नुकसान हुआ था, ग्रेट हुआ था, तो भी अपन ने डैमेज ही लिखा ना। हाँ, तो डैमेज का मतलब होता है नुकसान, डैमेजेस का मतलब होता है नुकसान की भरपाई। अब वो कोर्ट में जाके क्या कहेगा, मेरा नुकसान करो या मेरे नुकसान की भरपाई करो। कोर्ट से वो क्या अपील करेगा कि मेरा नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करी जाए। तो वो डैमेज को क्लेम नहीं करेगा, क्लेम करने का मतलब होता है मांगना, तो डैमेज को थोड़ी ना मांगेगा, वो किसको मांगेगा, भरपाई को मांगेगा। सो हेयर वी विल राइट डैमेजेस, हियर वी विल राइट डैमेज मतलब नुकसान, डैमेजेस मतलब नुकसान की भरपाई। ओके, समझ आया दोनों का? कभी भी ऐसे मत सोचना कि इसका प्लूरल है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है, मीनिंग ही अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसका मतलब है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति या भरपाई, इस वाले वर्ड का। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कॉम्पनसेशन मिलता है, भरपाई। चलो नेक्स्ट। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन द प्रेमिस या प्रीमिसेस ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी। ये मीटिंग जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रीमिस या प्रीमिसेस पर रखी गई है। हेल्ड होगी मतलब रखी जाएगी, हेल्ड होने का मतलब है आयोजित हो जाए, की जाएगी या रखी जाएगी। तो प्रीमाइस या प्रीमाइसेस, दोनों का मीनिंग पता है क्या आपको बेटा? दोनों का मीनिंग नहीं पता? ओके, चलो गेस करो फिर, तुक्का ही लगा लो, तुक्का लगा लो चलो। सपोज करो एग्जाम में आया तो क्या भर के आओगे, लेटर से एग्जाम चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी
नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रीमाइस पर ये मीटिंग रखी गई है। प्रीमाइस का मतलब नहीं पता पड़ रहा आपको? देखो चलो सुनो, प्रीमाइस, देखो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ भी होगा। देखो, एक होता है प्रीमाइस जिसका प्लूरल हो जाता है प्रीमाइसेस। एक होता है प्रीमाइस, उसका प्लूरल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइस का प्लूरल प्रीमाइसेस हो जाता है, इस हिसाब से तो आप क्या करते हैं कि सर मीटिंग तो एक ही है, मीटिंग तो एक ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी भी एक ही है, तो मैं मीटिंग के हिसाब से सिंगुलर भरूंगा क्योंकि एक ही मीटिंग है। ठीक है, इस हिसाब से आप करते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रीमाइस प्रीमाइसेस है, ये वाला मीनिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई दूसरा मीनिंग शो हो रहा है। पहले तो इसका मीनिंग सुनो। प्रीमाइस का मतलब होता है, प्रीमाइस का मतलब होता है आधार वाक्य। क्या मतलब होता है? आधार वाक्य। आप कोई बात किस आधार पर कह रहे हो, कोई भी बात आप कह रहे हो किसी बेस पे कहते हो, उस बेस को बोलते हैं प्रीमाइस। तो वो एक आधार वाक्य है तो उसको कहोगे प्रीमाइस, और एक से ज्यादा आधार वाक्य है तो कह दोगे प्रीमाइसेस। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों चला गया। लेकिन अब इस वाले मीनिंग के अकॉर्डिंग तो ये सेंटेंस सेट ही नहीं हो रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के आधार वाक्य पे ये मीटिंग रखी, कुछ जमा ही नहीं, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो फिर दूसरा मीनिंग होता है प्रेमिसेस का, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, भवन, परिसर। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में रखी जाएगी या फिर आधार वाक्य में रखी जाएगी? बिल्डिंग में। तो जब इसका मीनिंग बिल्डिंग निकल के आता है, जब इसका मीनिंग बिल्डिंग निकल के आता है, तब ये हमेशा प्रेमिसेस कहलाता है, तब इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब है दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो है प्रीमाइस प्रीमाइसेस जिसका सिंगुलर प्लूरल होता है, और दूसरा वर्ड है केवल प्रेमिसेस। इसको पढ़ते भी प्रेमिसेस है, देखो इसको तो पढ़ते हैं प्रीमाइसेस, इसको पढ़ते हैं प्रेमिसेस। ओके, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग। अब जब बिल्डिंग वाला मीनिंग निकालना हो तब तो एक ही ऑप्शन है प्रेमिसेस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब आधार वाक्य वाला मीनिंग निकालना हो तो दो ऑप्शन है, या तो प्रीमाइस या फिर प्रीमाइसेस। एक आधार वाक्य तो ये, एक से ज्यादा आधार वाक्य तो, और बिल्डिंग वाला ऑप्शन मीनिंग निकालना हो तो अब यहाँ पे बिल्डिंग वाला मीनिंग निकालना है तो आंसर विल बी व्हाट? प्रेमिसेस। ठीक है, अभी जब आप नए स्कूल में या बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसका प्रोस्पेक्टस निकल के आता है, उसमें लिखा रहता है कि अवर बिल्डिंग प्रेमिसेस, ये हमारी बिल्डिंग प्रेमिसेस हैं, ये हमारी बिल्डिंग, ये हमारे कॉलेज प्रेमिसेस हैं। दिखाते हैं फोटो, फोटो छपी हुई रहती है कि ये देखो ऐसा है हमारा कॉलेज, ऐसी बिल्डिंग्स हैं इसकी। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलेज प्रेमिसेस। या फिर कोई आजकल तो ये रूटीन भी है कि बच्चों को पूरे कॉलेज प्रेमिसेस का भ्रमण भी करवाते हैं, विजिट करवाते हैं पूरे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। द प्रेसिडेंट गेव अवे कलर या कलर्स टू बटालियन 13। बटालियन नंबर 13 को प्रेसिडेंट ने गेव अवे, गेव अवे यानी दे दिए, क्या दे दिए? कलर दे दिए या कलर्स दे दिए? अब ये मत बोलना कलर वर्ड पहली बार सुना है, बहुत बार सुना है। कलर्स आएगा क्या? अच्छा, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जो प्रेसिडेंट है ना, उसने ना कलर तो मतलब रेड रंग, ठीक है, और कलर्स मतलब कलर्स मतलब रंग, जब प्लूरल हो जाए तो कलर्स, बहुत सारे रंग हो जाए तो कलर्स, सिंपल सी बात है। अब प्रेसिडेंट, हाँ, अब इस सेंटेंस में ये अर्थ तो क्यों ही निकल के आएगा कि बटालियन नंबर 13 को प्रेसिडेंट ने रंग दिए। बच्चे थोड़ी ना है वो, बच्चों को देते हैं रंग तो। बटालियन नंबर 13 तो समझ में आएगी क्या होता है बटालियन? नहीं, बटालियन नंबर 13 का मतलब क्या होता है? बटालियन 13 होती है जब कोई सेना की टुकड़ी मार्च पास्ट करती है ना, परेड करती है, तो परेड करती है तो जैसे बहुत बड़ी सेना है तो वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दी जाती है, तो हर एक ग्रुप को बटालियन कहते हैं। बटालियन नंबर 1, बटालियन नंबर 2, बटालियन नंबर 3। तो वो जब मार्च पास्ट कर रही थी तो 13वें नंबर की बटालियन गुजर रही होगी, सलामी ठोक रही होगी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ने उनको कलर्स दिए। अब कलर्स तो खुद क्यों देंगे, वो बच्चे थोड़ी ना है, तो क्या दिया होगा पता है? पता है क्या दिया होगा? गिव अवे कलर्स का मतलब होता है झंडा दिखाना। गिव अवे कलर्स, ये पूरा एक ही ग्रुप है। गिव अवे कलर्स का मतलब होता है गिव अवे कलर्स का मीनिंग होता है झंडा दिखाना। झंडा ऐसे लिखते हैं ना, झंडा दिखाना। अब झंडा जरूर दिखा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब उस आर्मी की टुकड़ी। ठीक है ना, क्लियर है? तो अब क्या आएगा बताओ? तो जब झंडा दिखाने वाला मीनिंग लगाना है तब तो कलर से आएगा, कलर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक्चुअल में जब रंग वाला मीनिंग निकालना है तब कलर भी आ सकता है और कलर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कलर्स। ओके, क्लियर है? तो देखो कितने सारे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे में यूज करते हैं लेकिन अभी तक हमको पता नहीं थे।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो यहाँ पे उसने कहा भी है, इसका मतलब क्या है, फ्लैग। इस सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल के आएगा, फ्लैग। चलो नेक्स्ट देखो। शी डज नॉट हैव मैनर या मैनर्स, कहते हैं ना उसमें मैनर ही नहीं है, उसमें मैनर्स ही नहीं है। तो मैनर नहीं है कि मैनर्स नहीं है, ये तो बड़ा सरल। मैनर आएगा यार, इस लहजे में तो मम्मी डांट देती है कई बार, मैनर्स नहीं है क्या तेरे में। टीचर भी डांटती होगी कि मैनर्स नहीं है तेरे में। मैनर्स मतलब होता है आपके उठने बैठने का ढंग तरीका, समझ रहे हो, उठने बैठने का ढंग तरीका। तो इसमें तो कोई भी बच्चा भर के आ जाता है कि मैनर्स आएगा, क्योंकि ये तो कई बार सुना सुनाया सेंटेंस है कि यार इस बच्चे में मैनर्स नहीं है। मैनर्स मतलब उठने बैठने का लहजा नहीं है, तरीका नहीं, ढंग नहीं है। मैनर मतलब होता है तरीका, मैनर्स मतलब तरीके। अब तरीके मतलब उठने बैठने के तरीके नहीं है इसमें, ओके फाइन। लेकिन इसी का सिनोनिम मैनर से ही मिलता जुलता एक वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं एटिकेट। क्या कहते हैं, एटिकेट। दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम है। मैनर या एटिकेट का मीनिंग करीब करीब क्या है, सेम है। इसका मीनिंग वही निकल के आएगा जैसा उसका मीनिंग निकल के आया था, शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब वही होता है उठने बैठने का ढंग, ठीक है। तो उधर तो मैनर्स था, इधर क्या है ये सोच के बताओ। एटिकेट या एटिकेट्स, ये वर्ड भी सुना होगा, ऐसी बात नहीं है, टीचर्स तो अक्सर बोलते हैं वर्ड। एटिकेट आएगा, वेरी गुड। देखो, जब मैनर या मैनर्स में से सेलेक्ट करना हो तो हमेशा क्या सेलेक्ट होता है, मैनर्स। इसका मतलब भी यही है, शिष्टाचार। लेकिन जब एटिकेट और एटिकेट्स में से सेलेक्ट करना होता है तो क्या सेलेक्ट होता है, एटिकेट सेलेक्ट होता है। इसका मीनिंग भी है शिष्टाचार, दोनों का मीनिंग शिष्टाचार है, लेकिन वो एस लेता है, ये एस नहीं लेता है। अब कौन सा वर्ड आएगा मुझे नहीं पता, जो आएगा उसको उस हिसाब से यूज करना एग्जाम में। अच्छा, एटिकेट की स्पेलिंग भी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में आती है, तो इसमें डबल टी यूज होता है, याद रखना। ओके, क्लियर, चलें आगे। ही डज नॉट हैव प्रोफेशनल एटिकेट, उसमें प्रोफेशनल शिष्टाचार नहीं, प्रोफेशनल मतलब काम करने ऑफिस में कैसे शिष्टाचार उठना बैठना चाहिए वो उसमें नहीं है, ठीक है ना। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, जहां पे हम काम करते हैं। ही इज अ मैन ऑफ लो मोरल, अब यहां से तीन चार सेंटेंस शुरू होंगे जो हमारे अंग्रेजी की कहावत है। ही इज अ मैन ऑफ लो मॉरल या मॉरल्स। लो मतलब नीची, मॉरल होता है आपकी नीतियां या आपका मॉरल, एक तरीके से मॉरल साइंस पढ़ते हैं ना अपन, नैतिक शास्त्र। नीतियां मतलब आप किस तरीके से सोचते हो, तो उसकी सोच मतलब गिरी हुई है, लो मॉरल है वो, है ना, सोच गिरी हुई है, मॉरल्स आएगा, यस। और ये हमारे इंग्लिश का एक प्रोवर्ब भी है कि ए मैन ऑफ लो मॉरल्स, ए मैन ऑफ लो। ईडियम, ईडियम समझते हो, कहावत या मुहावरे जो होती हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं ईडियम, ईडियम एंड प्रोवर्ब्स। तो ये एक फिक्स सिस्टम है जिसको आपको याद रखना है, क्या होता है, ए मैन ऑफ लो। लो की जगह हाई भी हो सकता है, बट यहां पे क्या आएगा, हमेशा मॉरल्स आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द मॉरल या मॉरल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, और फिर आपको सेलेक्ट करना है इज वेरी हाई या आर वे, पहले तो इसमें सेलेक्ट करो। पहले तो इसमें सेलेक्ट करो। इसमें मॉरल आएगा, ठीक है। मीनिंग क्या निकल गया सेंटेंस का, हाँ, जो आप सोच, आपको मीनिंग क्या पकड़ में आ रहा है वो सोचो। आप तो लगाना क्या है वो बात की बात है, पहले सेंटेंस का मीनिंग पकड़ा करें। अब मोरल्स हो गया। अच्छा, आप तो मीनिंग बताओ, मोरल या मोरल छोड़ो, आप तो सेंटेंस से क्या पकड़ा आपने, स्टोरी क्या चल रही है अंदर वो बताओ। हम्म। जो नीतियां हैं इंडियन आर्मी की, हम्म। वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हाई है, ऊंची है, ठीक है। देखो, नीतियां इंडियन आर्मी की, ये समझ नहीं आया, नहीं समझ आया ना। ऊपर मॉरल या मॉरल्स का मीनिंग था सोच या नीतियां, तो यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो एक मॉरल, मॉरल्स के अलावा एक तीसरा वर्ड और है, ना तो मॉरल आएगा ना मॉरल्स आएगा, इसी से मिलता जुलता वर्ड है, ध्यान से सुनना। MORAL, ई लग जाता है। ये कभी वर्ड सुना है, तो इसको पढ़ते कैसे पता है, मोराल। कैसे पढ़ते हैं इसको, मोराल का मतलब होता है मनोबल। क्या होता है इसका मतलब, मनोबल। तो इंडियन आर्मी की नीतियां ऊंची हैं ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। इंडियन आर्मी का मनोबल, कॉन्फिडेंस जिसको अपन कहते हैं, वो बड़ा ऊंचा है, हाई कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे मॉरल भी नहीं आएगा, मॉरल्स भी नहीं आएगा, क्या आएगा, मोरल। और मोरल की स्पेलिंग याद करी, मोरल के आगे ई लगा दो बस।
मोरल के आगे ई लगा दो। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता कभी, इसका कभी प्लूरल नहीं होता। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी लगाते हैं अपन, सिंगुलर लगाते हैं। तो सेंटेंस विल बी द मोरल ऑफ द इंडियन आर्मी इज वेरी हाई। आया, क्लियर है, समझ में आया? तो 3 वर्ड्स हो गए अब आपके पास जिसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है एग्जाम में, मोरल, मोरल्स और मोराल। इन दोनों का मतलब तो है नीति या नीतियां, या तो नीति या फिर नीतियां। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, मनोबल। तो जब आपको मनोबल वाला मीनिंग देना हो तो फिर आप लिखेंगे मोराल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, ये नीचे आ गया ना तो ये सही था ना ये सही था। करेक्ट सेंटेंस क्या था, द मोराल ऑफ द इंडियन आर्मी। और फिर इसमें से सेलेक्ट कर ही लोगे, मोराल जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब चलती है, तो क्या हो जाएगा, इज वेरी क्लियर। और मीनिंग क्या निकल के आएगा, मनोबल। चलो नेक्स्ट। नेहरू वॉज ए मैन ऑफ लेटर या लेटर्स। नेहरू वॉज ए मैन ऑफ लेटर या लेटर, और ये भी एक ईडियम है। फिर इस पेज पे टोटल जितने भी ईडियम्स होंगे एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। दूसरी ईडियम आ रही है इस पेज पे। पहली ईडियम क्या थी, लो, मैन ऑफ लो मॉरल्स, पहले लेटर्स। नेहरू वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, अब मीनिंग भी बताओ। नेहरू कौन थे पता है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, पहले प्रधानमंत्री। तो क्या डाकिया थे, ऐसा हो सकता है कि वो डाकिया हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे उस लेटर का मतलब पत्र या चिट्ठी से तो नहीं है, कुछ और मीनिंग है। हालांकि आपका अजम्पशन सही है कि आएगा तो लेटर सी, बट मीनिंग भी बताया जाए। क्योंकि देखो ईडियम का मतलब पता है क्या होता है, मुहावरे और कहावत का मतलब क्या होता है। जो अपन कह रहे हैं डायरेक्ट वो मीनिंग नहीं होता है मुहावरे कहावत का। जैसे मैंने कहा उड़ता उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो इसका मीनिंग तो कुछ और है ना। इसका मीनिंग ये थोड़ा ना कि कोई चोर बैठा है, कोई कोतवाल, कोतवाल बोलते हैं पुलिस को, कोई पुलिस बैठी है, कोई चोर बैठा है, इसका मीनिंग ये थोड़ी ना। मैंने कहा अब पछताए तो हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया कहाँ है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, लेकिन मीनिंग तो कुछ और है ना। तो यहाँ पे ए मैन ऑफ लेटर्स जो है इसका एग्जैक्ट मीनिंग लेटर्स से नहीं होगा, कुछ और मीनिंग है यहाँ पे, कुछ और मीनिंग, ईडियम है ये। तो लेटर्स करेक्ट है, वो सेलेक्ट कर लिया आपने, सही बात है, लेकिन मीनिंग भी पता होना चाहिए। पता लगाओ, देखें नेहरू जो थे ए मैन ऑफ लेटर्स थे। हम ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट आदमी। ओके, ये दूसरी प्रोवर्ब आ रही है इस शीट की। पहली क्या आई थी, ए मैन ऑफ लो मॉरल्स, उस प्रोवर्ब में भी प्लूरल फॉर्म आई थी, इस प्रोवर्ब में भी प्लूरल फॉर्म आई थी। ये भी याद रखना है कि इस प्रोवर्ब में, इस प्रोवर्ब में दोनों प्लूरल फॉर्म आ रही है। ये भी याद रखना है कि इन प्रोवर्ब का, इन इडियम का मतलब क्या है, इन मुहावरों का मतलब क्या है, वो भी याद रखना है। चलें आगे। ओके नेक्स्ट, ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड। ये आ गई आपकी तीसरी प्रोवर्ब इस शीट की। ए मैन ऑफ हिज वर्ड होगा या वर्ड्स होगा, वो एक इंसान है अपने वर्ड का या अपने वर्ड्स का। और मीनिंग, वो अपने, ठीक है, और वर्ड्स का भी मीनिंग वही होगा जब बहुत सारे शब्द हो जाएं। ठीक है, तो आप सोचो क्या मीनिंग होगा, क्या, कहानी लिखता होगा, कहानी लिखता होगा, नहीं। देखो अब आप खुद सोचना, मैं कहता हूं यार वो अपने शब्द का आदमी है, वो अपने शब्द का आदमी है, शब्द से ही पकड़ो चलो, वो अपने शब्द का आदमी है, जो शब्द कह देता है वो करता है। यहाँ पे वर्ड्स या वर्ड्स का मतलब निकल के आएगा वादा, प्रॉमिस। यानी कि वो जो कहता है वो जो वो करता है, ठीक है ना, जो कह देता है वो करता है। तो मैन ऑफ इस वर्ड या वर्ड्स इस इडियम में अब की बार चेंजेस हैं, अब की बार वर्ड आएगा। तो 3 इडियम हो गए, पहले में मॉरल्स था, दूसरे इडियम में लेटर्स था, लेकिन तीसरे इडियम में सिंगुलर फॉर्म आती है और इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। मैन ऑफ इस वर्ड का मतलब होता है अपने वादे का पक्का आदमी। अपने मुंह से जो शब्द निकाल दिया, वर्ड निकाल दिया, उस पर वो खरा उतर के वो काम करके बताता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, द ऑफिसर गेव द वर्ड या वर्ड्स टू फायर। देखो यहां पे तो ये एक इडियम थी, लेकिन यहां पे वर्ड या वर्ड्स का मीनिंग निकल के आता है। देखो वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, वर्ड का मतलब शब्द भी होता है, वर्ड का मतलब यहाँ पे प्रॉमिस भी आया, आया ना। अब वर्ड का मतलब यहाँ पे ऑर्डर भी आ रहा है।
तो ऑफिसर ने फायर करने का वर्ड निकाला, यानी कि कहता है ना, फिर कहता है ना फायर, ऑफिसर जैसे अधिकारी कहता है फायर, आदेश देता है। तो ऑर्डर दिया, ऑफिसर तो ना वादा करेगा, ऑफिसर तो ना वादा करेगा, ऑफिसर तो आदेश देगा ना। तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? आदेश। और जब वर्ड का मीनिंग आदेश से निकल के आए तब वो वर्ड होगा कि वर्ड्स होगा? वो भी वर्ड ही होगा, वेरी गुड। तो भी वो वर्ड ही होगा, यानी यहाँ पे भी वर्ड सही था, यहाँ पे भी वर्ड सही था, वर्ड्स दोनों जगह गलत। तो वर्ड के अब दो मीनिंग आ गए, एक वर्ड का मतलब था प्रॉमिस, एक वर्ड का मतलब था ऑर्डर। ठीक है, आगे सुनो। ये लो साहब, तीसरा और आ गया। अब की बार वर्ड का मीनिंग है न्यूज। मैंने क्या कहा था, वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। द वर्ड या वर्ड्स ऑफ हिज सक्सेस केम एब्रॉड। उसकी सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, उसकी सफलता का जो वर्ड था, यानी न्यूज थी, जो खबर थी, जो समाचार था, वो एब्रॉड तक आ गया। वो दूर देशों में भी उसकी सफलता की कहानी या समाचार पहुंच गए। समझ आया? यहाँ पे वर्ड्स आएगा, यानी कि जब न्यूज से आपको मीनिंग निकालना हो तब आप वर्ड्स लिखोगे। गलत, यहाँ पे भी वर्ड ही आएगा। तो तीनों ही केस में वर्ड आएगा बेटा, वर्ड्स तो कभी आएगा ही नहीं। वर्ड्स तो एक्चुअली तब आएगा जब एक्चुअल में उन वर्ड की और वर्ड्स की बात हो रही हो। एक्चुअल में वर्ड्स पता है कब आएगा? जब वर्ड का मतलब एक्चुअल में शब्द से निकल के आ रहा हो और वो शब्द एक से ज्यादा हो, तब वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आपके सामने चार तरह के वर्ड हो गए। ये वर्ड जिसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्ड्स, दूसरा वो हमेशा वर्ड ही रहता है, तीसरा भी हमेशा वर्ड ही रहता है, और चौथा भी हमेशा वर्ड ही रहता है। जो वर्ड का वर्ड्स होता है वो तो होता है शब्द। वो तो क्या होता है? शब्द। भाई एक शब्द हो तो वर्ड कह देना, और एक से ज्यादा शब्द हो तो वर्ड्स कह देना। और दूसरा तीसरा वर्ड का मीनिंग होता है, एक का मतलब होता है प्रॉमिस, एक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर या आदेश, एक का मतलब होता है न्यूज या समाचार। तो जब इन तीनों में से कोई मीनिंग हो तो वो वर्ड्स नहीं हो सकता, तब वो हमेशा क्या रहेगा? वर्ड ही रहेगा। और जब शब्द वाला मीनिंग हो तो फिर वो शब्द भी हो सकता है, एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं, वर्ड वर्ड्स दोनों चल सकते हैं। समझ आया? अब यहाँ पे ओरिजिनल मीनिंग तो था नहीं, स्पेशल मीनिंग थे, तो तीनों में क्या आ जाएगा? वर्ड। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये शीट खत्म हो गई, लेकिन जाने से पहले इस शीट पे तीन इडियम आ रहे हैं, तीनों को एक तरीके से मैं देखो, जो इडियम्स होते हैं ना, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उनको डायरेक्ट रटा जाता है, उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में भी नहीं सोचा जाता। जो कहावत हो गई, जैसे सपोज करो मैंने कहावत बोली, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। अब कोई कहे सर इसमें ग्रामर की मिस्टेक है, अरे वो मुहावरा है, मुहावरे में ग्रामर की मिस्टेक नहीं देखी जाती। तो इंग्लिश में भी कुछ मुहावरे हैं जिनको एज इट इज रटा जाता है। तो तीन मुहावरे यहाँ से जो हमने रटे, एक तो था ए मैन ऑफ लॉ, उसमें मोरल्स आएगा। दूसरा ए मैन ऑफ लेटर्स होता है, और तीसरा ए मैन ऑफ वर्ड होता है। अब की बार वर्ड्स गलत है। तो तीन मुहावरे याद हुए, ए मैन ऑफ मॉरल्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ वर्ड। ए मैन ऑफ मॉरल्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, और ए मैन ऑफ वर्ड। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, क्यों, क्या है? अच्छा, ठीक। हाउ मेनी फ्रूट्स डू यू ईट डेली? आप रोजाना कितने फ्रूट्स खाते हो? मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ आपसे आप कितने खाते हो, आपको इसमें गलती निकालनी है। इस सेंटेंस में क्या गलती है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। बहुत कम बच्चे और बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि फ्रूट्स नहीं होता, क्या होता है? वेजिटेबल का तो वेजिटेबल्स हो सकता है, लेकिन फ्रूट का फ्रूट्स नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज फ्रूट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। फ्रूट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। और वेजिटेबल काउंटेबल नाउन है। वेजिटेबल क्या है? काउंटेबल। इसका आप वेजिटेबल्स कर सकते हो, सब्जियां। देखो, सब्जी का सब्जियां बोलते हो, फल का कभी फलियां बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना, फल को तो फल ही बोलोगे। अगर 1 किलो लाए तो भी फल, 4 किलो लाए तो भी फल। तो ये फ्रूट का प्लूरल नहीं होगा। तो क्या गलती हो जाएगी? हाउ मैनी फ्रूट। और दूसरी चीज, अब आगे चल के आप सीखोगे, अभी तो आपको इतना पता नहीं पड़ेगा इस चीज का, कि जब काउंटेबल नाउन होता है ना, काउंटेबल नाउन, तो उसके हिसाब से तो मैनी लग सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से मैनी नहीं लगता, मच लगता है। क्या लगता है? मच। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी हाउ मच फ्रूट डू यू ईट डेली। ठीक है? जैसे वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ में मच लगेगा, हाउ मच वाटर ऐसे बोलेंगे। हाउ मेनी वाटर थोड़ा ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाउ मच वाटर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो इसमें तो आपने गलती निकाली, वेरी गुड। फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूट होगा। अब बताओ इसका, इसमें क्या गलती? द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर स्वीट।
थिंक द फ्रूट्स ऑफ लेबर आर स्वीट। इसमें fruits- इसमें भी फ्रूट्स की मिस्टेक है, क्या होना चाहिए, फ्रूट आना चाहिए। इसका इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग। सर जो है लेबर फ्रूट फ्रूट पे कहना पर नहीं है वो मीठा है। अच्छा, इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसा नहीं है कि वो लेके आए, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि लेबर का फ्रूट जो है वो मीठा होता है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि लेबर का फ्रूट तो मीठा होता है और हमारा कड़वा होता है, ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है। तो सेंटेंस का मीनिंग फल से है ही नहीं, कुछ और है। अब यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब है रिजल्ट, और लेबर का मतलब मजदूर से नहीं है, लेबर का मतलब है मेहनत। अब बताओ सेंटेंस का मीनिंग। सर जो मेहनत का मेहनत का रिजल्ट फल मीठा होता है, कई बार तो कहते हैं अपन हिंदी में मेहनत का फल मीठा होता है। अब जब यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो गया तो फिर फ्रूट क्यों रहेगा, फिर तो फ्रूट्स ही रहेगा, फिर तो फ्रूट्स ही रहेगा। ठीक है, जब खाने वाले फल से बात हो रही है वो वाला फ्रूट फ्रूट्स नहीं हो सकता। बाकी अगर मीनिंग ही कुछ और कह रहे हो तो रिजल्ट का तो रिजल्ट हो सकता है ना, तो फिर ये वाला तो फ्रूट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस में कमी थी, ये वाला सेंटेंस जो है एक्सेप्शन ले लो, चाहे से एक्सेप्शन ले लो, प्रोवर्ब ले लो, पर यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे ये सही है। ओके, नेक्स्ट। दिस इज ए फेमस वर्क ऑफ कालिदास। ये कालिदास का एक बहुत फेमस कार्य है या वर्क है। दो तीन शीट और हैं, मतलब करीब 10-15 सेंटेंस और, खत्म। दिस इज ए फेमस वर्क ऑफ, सही है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताना, दूसरे सेंटेंस में बताना यहाँ पे ना बीज और सब क्या गलती है। अच्छा, दोनों सेंटेंस का मीनिंग बताओ। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है, दिस इज ए फेमस वर्क ऑफ कालिदास, इसका मीनिंग क्या है। सर ये ना जो कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध वर्क वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरे सेंटेंस का मीनिंग निकालो। ये ना कुछ हाँ, कालिदास के कुछ प्रसिद्ध कार्य हैं, जैसे वहां पे तो एक ही कार्य की बात हो रही है, यहाँ पे एक से ज्यादा कार्य की की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना बेटा, हमने वहां पे जब बात से क्या गलती है, wrong work है। क्यों, बात से बात से क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम लिख के आए थे पीस ऑफ वर्क, मैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क को सही करवाया था, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क वो लोग बताया था मैंने, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपने सही पहचाना कि वर्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत होना चाहिए, यहाँ पे ये वर्क ही होना चाहिए। बट आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी सही है और ये भी सही है। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए देखो, वर्क अनकाउंटेबल है जिसका मतलब होता है कार्य, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है, तो यहाँ तो प्लूरल नहीं हो रहा पर यहाँ तो हो रहा है सर, फिर ये तो गलत हुआ। बट आप तो कह रहे हो ये सही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगेन वर्क्स का मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, वर्क्स का मतलब बुक्स भी होता है, ये कालिदास के द्वारा लिखी हुई कोई प्रसिद्ध किताबें हैं, समझ आया। अब वर्क का मीनिंग जहां पे आप किताबें या कृति से लोगे तब तो वो वर्क्स हो सकता है ना, क्योंकि बुक का तो बुक्स होता है ना, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली जो काम करते हैं कार्य उससे ले रहे हो, तब ये वर्क नहीं। मैं ऐसे कैसे कहूंगा कि यार ये कालिदास का काम है, कालिदास अभी है क्या जिंदा, तो ऐसा थोड़ा ना अभी 2 घंटे पहले वो काम करके गए तो मैं कहूंगा ये इनका। इसका मतलब ये है कि कालिदास ने कोई किताब लिखी है, मैं उस किताब के बारे में बात कर रहा हूं, और किताब तो प्लूरल हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भी सही है और वहां पे वो भी सही है, समझ आया। तो यहाँ पे वर्क्स का मीनिंग कुछ और है, देखो, जब वर्क का मीनिंग कार्य से होगा तब तो वो अनकाउंटेबल है, यू लिखा हुआ है, लेकिन जब वर्क का मीनिंग बुक से होगा तब वो क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है मतलब बुक का बुक्स भी हो सकता है और उस केस में वर्क का वर्क्स भी हो सकता है, और दोनों केस में, दोनों ही केस में इसका मीनिंग बुक से निकल के आ रहा है। यहाँ पे भी बुक से निकल के आ रहा है कि ये कालिदास की एक फेमस किताब है, और यहाँ पे भी इसका मीनिंग बुक्स से निकल के आ रहा है कि ये कालिदास की कुछ फेमस किताबें हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में मीनिंग बुक वाला निकल के आ रहा है, तो काउंटेबल की तरह चलेगा, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी हो, काउंटेबल का दोनों हो सकता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट। योर पेपर्स आर नॉट इन ऑर्डर, योर पेपर्स आर नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, एक क्रम में होना। आपके पेपर्स जो हैं वो ऑर्डर में नहीं है, यानी एक फिक्स सीक्वेंस या क्रम में नहीं है। क्यों, पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। पेपर का मतलब क्या होता है, कागज,
तो कोई क्यों किसी को कहेगा कि तेरे कागज जो हैं वो ऑर्डर में नहीं है? कागज का मतलब तो होता है खाली कागज, कोरा कागज। तो कोरे कागज को आप ऑर्डर में लगाओगे ही क्यों? यानी कि यहाँ पे पेपर का मीनिंग कुछ और है। यहाँ पे पेपर का मीनिंग निकल के आ रहा है। पेपर के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पेपर का मतलब कागज तो होता है ना। लेकिन पेपर का मीनिंग डॉक्यूमेंट्स भी होता है। कहते हैं ना गाड़ी के कागज, तो कागज खाली है क्या वो? वहां पे क्या मतलब है इसका? डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे उसका मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट्स। तो पेपर्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स। यानी कि यहाँ पे पेपर्स का मीनिंग डॉक्यूमेंट से है, और जब पेपर्स का मीनिंग डॉक्यूमेंट से है तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये सेंटेंस करेक्ट, ठीक है। और पेपर का एक तीसरा मीनिंग देखो। पेपर का मतलब क्या हो गया? पेपर जब कागज का काम करेगा तब तो है अनकाउंटेबल, तब तो आप उसका एस लगा के प्लूरल मत करना। तब तो आप उसका एस लगा के प्लूरल मत करना। बट अगर पेपर का मीनिंग डॉक्यूमेंट से है तो फिर आप उसका प्लूरल कर सकते हो। तीसरा मीनिंग देखो, एग्जाम। एग्जाम को भी तो पेपर बोलते हो। सर मेरे पेपर चल रहे हैं, तो आपके कोई कागज चल रहे हैं क्या? पेपर चल रहे हैं मतलब क्या होता है? मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो अगर पेपर का मीनिंग एग्जामिनेशन से है या डॉक्यूमेंट से है तब तो वो काउंटेबल है। तब आप उस पेपर का पेपर्स, आप कहते हो ना मेरे पेपर्स चल रहे हैं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्योंकि उसका मीनिंग एग्जाम से। तो जब एग्जाम से मीनिंग होगा या डॉक्यूमेंट से मीनिंग होगा तब तो पेपर्स हो सकता है। बट एक्चुअली जो खाली कोरा कागज होता है, जो मेटेरियल नाउन होता है, जो प्रकृति से मिलता है, उस कागज की बात हो रही है। तब आप उसका अनकाउंटेबल मान के इसका पेपर्स नहीं कर सकते, उस केस में नहीं कर सकते। मतलब चल रहे का मतलब है कि घटित हो रहे हैं। चलने का मतलब मीनिंग अपन ये भी तो बोलते हैं ना कि घटित हो रहे हैं। घटित होना या चलना वो भी तो कहते हैं। जैसे मशीन चल रही है, तो मशीन चल थोड़ा रही है, पैर थोड़ा उसके। इसका मतलब वो प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग को भी चलना ही बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे योर पेपर्स आर नॉट इन ऑर्डर एक करेक्ट सेंटेंस है, गलत नहीं है ये। हाँ जी, ये बड़ा सही सेंटेंस है। शी यूजेस, पी लो पानी पी लो। शी यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर या हेयर्स। फिर आगे इज या आर तो आप पता लगा लोगे। मेन मेन बात तो ये कि हेयर आएगा या हेयर्स आएगा। ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी का शैम्पू यूज करती है, इसलिए उसके बाल सुंदर हैं। तो बहुत सारे होंगे तो उनको बाल को, अगर एक बाल होता है तो उसको क्या बोलते हो? बाल। एक से ज्यादा होते हैं फिर क्या बोलते हो? बाली बोलते हो। बालों, बालियां ऐसे बोलते हो क्या? हेयर ही है पक्का? अच्छा, अब बताओ, सेकंड वाले में बताओ। उसकी कॉलर पे दो सफेद बाल हैं। अब क्या आएगा, हेयर या हेयर्स? अब की बार हेयर आएगा। और ऊपर वाले में हेयर्स आएगा। दोनों में हेयर आएगा। ठीक है, देखो हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है अगर, अगर टोटेलिटी की बात करी जाए, यानी पूरे बाल की बात करी जाए, पूरे बालों की बात करी जाए, तब हेयर क्या है? एक अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूँ अच्छे क्वालिटी का शैम्पू यूज करती है, उसके बाल सुंदर है, तो पूरे बालों की बात कर रहा हूँ, या ऐसे कह रहा हूँ भाई इधर के सुंदर है इधर के खराब है, ऐसे कह रहा हूँ क्या? पूरे बाल की, मतलब ओवरऑल उसके बाल जो है वो सुंदर है। तो जब टोटलिटी की बात होती है तब तो वो अनकाउंटेबल की तरह चलता है, सिंगुलर ही चलेगा, प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी बाल की बात हो रही है तब वो काउंटेबल बन जाता है। देखो बाल का एक एक बाल उठाओगे ना तो इनको कहते हैं स्ट्रैंड्स। क्या कहते हैं इनको? ये बाल का एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो एक एक स्ट्रैंड की बात हो रही है, तब वो प्लूरल बन जाता है। तो नीचे वाले में हेयर्स आएगा, यानी नीचे वाले में हेयर्स सही है, लेकिन ऊपर वाले में क्या आएगा? क्योंकि टोटलिटी की बात, आप ऐसे याद रखो कि पूरे बालों की बात हो रही है तब तो हेयर रहता है, और अगर पूरे बालों की बात नहीं हो रही है, एक के दो के बालों की बात हो रही है, तब वो दोनों हो सकता है। फिर वो हेयर भी अगर एक बाल की बात हो रही है, सपोज करो यहाँ पे वन होता तो फिर हेयर ही आता, लेकिन टू होते ही वो क्या हो गया? हेयर्स। मतलब जब वो एक दो बाल की बात करे तब तो वो हेयर हेयर्स दोनों हैं, और जब वो टोटलिटी की बात करे तब वो केवल और केवल क्या है? हेयर। अरे टोटलिटी में जब वो एक या दो बाल स्ट्रैंड की बात करे, एक एक बाल की बात करे, तब तो वो हेयर भी हो सकता है। एक बाल की बात हो तो हेयर, एक से ज्यादा बालों की बात, जैसे दो बालों की बात हो रही है तो हेयर्स। लेकिन पूरे बालों की बात हो तब वो हमेशा क्या होगा? हेयर होगा। क्या होगा? हेयर होगा। ठीक है। अपन कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई वॉश्ड माई हेयर्स, अपन बोलते हैं आई वॉश्ड माई हेयर। ऐसे थोड़ा ना कि एक तरफ के बाल धोखे, पूरे धो के आए हो ना, तो पूरे की बात होगी जब हेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हेयर। पढ़ो,
हेयर को अनकाउंटेबल मान लेना जब टोटलिटी यानी संपूर्णता के सेंस में बात करो, पूरे की बात करो, और हेयर को ही काउंटेबल मान लेना जब उसके स्ट्रेंथ्स की बात करो, यानी एक एक बाल की बात करो, तब वो काउंटेबल बन जाएगा, प्लूरल भी हो जाएगा और सिंगुलर भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? बोलो, समझ आया? देयर वॉज पेन ऑब्लिक पेन्स ऑल ओवर माई बॉडी, मेरे पूरे शरीर में पेन हो रहा है या पेन्स हो रहा है? पेन आएगा। ठीक है, अब अगला बताना। पेन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है क्या? अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है, तो फिर आपने सही पहचाना, वेरी गुड। अब अगला पहचानना, आई हैव ए पेन इन माई बैक, सही है, लेकिन देखो पेन अनकाउंटेबल था ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के दो रूल्स याद किए थे अगर आपको याद हो तो। पहला रूल था कि उसका प्लूरल मत करो, दूसरा रूल था कि उससे पहले आर्टिकल ए या एन मत लगाओ, याद है? तो इसमें तो ए आ रहा है, तो फिर अनकाउंटेबल है अगर, तो रूल टूट गया। तो फिर ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि आई हैव पेन इन माई बैग, या आई हैव ए पेन इन माई बैग सही है? दोनों सही हो सकते हैं, एक बताओ। ऊपर वाला तो करेक्ट है, क्योंकि पेन अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं कर सकते हम। ए हटा दो, हटाने की जरूरत नहीं है, अभी सही है वो। आई हैव ए पेन इन माई बैग करेक्ट सेंटेंस है, ओके। ठीक है, अब क्यों है वो सुनो, ये करेक्ट सेंटेंस है, क्यों है? लोकलाइज करने पर पेन शब्द आर्टिकल लेता है, लोकलाइज करने का मतलब है कि पर्टिकुलरली बताना कहां पेन है, तो उसमें उसने कहा पूरी बॉडी में पेन है, तो इसीलिए इसके पीछे कोई आर्टिकल ए या एन नहीं आया, लेकिन इसमें इसने बताया कि कहां पे पेन है, कहां पे पेन है? बैक, पीठ में दर्द है। तो अगर लोकलाइज कर दें, बता दें कौन से पार्ट में पेन है, तब आपको पेन के आगे आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लोकलाइज करने पर पेन शब्द आर्टिकल लेता है, इसीलिए ये सही है। ठीक है, ठीक है। तीसरा देखो, आई हैव ग्रेट पेन्स इन माई बैक, अब की बार वही पीठ में ही दर्द है, पहले भी पीठ में ही दर्द था और अब की बार भी पीठ में ही दर्द है, बट अब की बार ग्रेट है, मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा दर्द है, ज्यादा दर्द है पीठ में। क्या गलती है? इसमें भी पेन ही आएगा, इसमें भी पेन ही आएगा पक्का। ये लो साहब, ये भी सही है। अब क्यों? पढ़ो। टू शो द इंटेंसिटी ऑफ पेन, अगर पेन की इंटेंसिटी बताई जाए यानी तीव्रता बताई जाए, कितना है, कम है, ज्यादा है, तब पेन का पेन्स कर दिया जाता है। पहला रूल क्या था? जब बॉडी पार्ट बता दें तब तो आर्टिकल लगा दो, और जब इंटेंसिटी बताएं तब पेन का पेन्स कर दो, यानी कि पेन के दोनों रूल्स तोड़ दिए जाते हैं अगर ये दो रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो। पेन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ना तो उसका पेन का पेन्स होना था, ना तो पेन्स होना था, ना आर्टिकल लगना था, दोनों गलत थे, दोनों चीजें गलत थी, लेकिन दोनों चीजें सही कब हो गई? एक चीज सही कब हुई? आर्टिकल कब लेता है? जब लोकलाइज कर दें, लोकलाइज कर दें मतलब बॉडी पार्ट बता दें, और दूसरा जब इंटेंसिटी बता दें तब वो पेन का क्या हो जाता है? पेन्स हो जाता है। अब कैसे पता चला कि इंटेंसिटी बता रहे हो? ग्रेट आ गया ना। तो अगर मैं कहूंगा ना ज्यादा कम, तो फिर क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? पेन्स बोलोगे, ज्यादा कम नहीं बोलेंगे तो पेन। स्पेसिफिक बॉडी पार्ट बताएंगे तो ए, जैसे कि आई हैव ए पेन इन माई हैंड, हैंड बता दिया ना, हमने कहा आई हैव ए पेन, गलत है, मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो फिर क्या कहूंगा? आई हैव पेन। फिर ना तो पेन का पेन्स होगा ना ए लगेगा, सिंपली पेन। ओके, क्लियर? तो पेन वर्ड की देखो अकेले के कितने रूल्स हैं। देखो, ए पेन का मतलब होता है साधारण दर्द, और ग्रेट पेन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा दर्द। ए पेन का मतलब क्या होता है? साधारण। भाई मैंने अगर कहा ना आई हैव ए पेन इन माई बैक, तो यानी मेरे को बैक में दर्द है, लेकिन साधारण, छोटा मोटा। लेकिन अगर मैं कहूंगा ग्रेट पेन्स, तो ग्रेट पेन्स का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा दर्द है। ओके, क्लियर? ठीक है, अब इन दोनों में से छांट के बताओ, ही टुक पेन या पेन्स टू हेल्प मी, ही टुक ट्रबल या ट्रबल्स टू हेल्प मी, मीनिंग बताओ पहले, दोनों सेंटेंस का मीनिंग करीब करीब सेम है। उसने मेरी मदद करने, पेन लिया, पेन लिया यानी दर्द उठाया, उसने मुझे मदद करने के लिए, हेल्प मी, टू हेल्प मी, ही टुक पेन, मेरी मदद करने के लिए उसने क्या किया? दर्द उठाया, मतलब मेरी वजह से वो तकलीफ में रहा, तकलीफ सही उसने, समझ में आई बात?
अब बताओ, ही टुक पेन या ही टुक पेन्स, पहले वाले में क्या आएगा? पहले वाला पेन्स है। पहले वाले में पेन्स आएगा, ओके। और दूसरे वाले में क्या आएगा? दोनों का मीनिंग सेम है, ट्रबल का मतलब भी वो होता है तकलीफ या दुख, तो उसने मेरे लिए दुख सहा मेरी हेल्प करने के लिए, अब की बार क्या? ट्रबल आएगा, पक्का? बिल्कुल करेक्ट। तो दो प्रोवर्ब है हमारे पास, पहला प्रोवर्ब है टेक पेन्स, दूसरा प्रोवर्ब है टेक ट्रबल। इसको इडियम्स की तरह याद रखना है, प्रोवर्ब की तरह यानी कहावतों की तरह याद रखना है। टेक पेन्स होता है जिसका मतलब होता है दुख सहना, और टेक ट्रबल होता है जिसका मतलब भी होता है दुख सहना। बस अगर पेन वर्ड आ जाए तो एस लगा देना, और ट्रबल वर्ड आ जाए तो एस मत लगाना, ठीक है। यहां पे पेन या पेन्स का मीनिंग वो नहीं निकल के आ रहा है जो ऊपर डिस्कस हो रहा है, नहीं। यहाँ पे पेन या पेन से एक इडियम है जिसका मतलब होता है दुख सहना। भाई उसने मेरी, देखो मैंने कहा कि यार उसने मेरी मदद करने के लिए दर्द उठाया, तो दर्द उठाया का मतलब ये थोड़ा कि पत्थर लेके आया वो मेरे लिए। दर्द उठाने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसने कुछ, सपोज करो उसने मेरी फाइनेंशियली हेल्प करी, मान लो उसके पास 5,000 रुपए, उसका घर 5,000 रुपए से चलता है, लेकिन मेरी मदद करने के लिए उसने 2,500 मुझे दे दिए, तो ये भी तो एक तरीके का दुख उठाना है। ऐसा तो ना कि ऐसा करने से उसकी टांग में दर्द हो गया। तो यहाँ पे पेन का मतलब वो एक्चुअल दर्द से नहीं है कि जो टांग में होता है कि पैर में होता है, यहाँ पे दर्द उठाने का मतलब है दुख सहना। तो जब दुख सहने की बात आएगी तब ये दो चीजें याद रखना, अगर पेन है तो एस लगाना, ट्रबल है तो एस मत लगाना। यहाँ पे भी देखो पेन है ना, तो क्या आ जाएगा? पेन्स, ही स्पेयर्ड नो पेन्स टू हेल्प मी, ठीक है ना। स्पेयर का मतलब होता है बचाना, उसने कोई भी कमी नहीं बचाई मुझे हेल्प करने के लिए, यानी हर तरह का दर्द सह लिया उसने, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब एक मिनट रुको, चलो अब कुछ कॉमन एरर्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको सुन के हंसी भी आएगी कि हम देखो क्या कर रहे थे पहले, ठीक है, डे टू डे लैंग्वेज की है, देखना। द वाटर ऑफ जयपुर डज नॉट सूट मी, मतलब जयपुर का पानी अच्छा है। तो अगर कोई आपको ऐसे कहे कि जयपुर का पानी आपको सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको कह देना कि यार तू आरओ लगवा ले। तो क्या, जब वो आपको कहता है कि जयपुर का पानी मुझे सूट नहीं करता, उसका एक्चुअल मीनिंग वही होता है कि वाकई में उसको जयपुर का पानी सूट नहीं करता? मतलब क्या होता है उसका, उस सेंटेंस का मीनिंग, इंटरनल मीनिंग क्या होता है? मेरे बॉडी को सूट नहीं करता। तो भी आरओ लगवा ले। भाई पानी का सूट नहीं करना कोई प्रॉब्लम है क्या? आरओ लगवा लो ना यार। पानी का सूट करने का मतलब ये होता है कि वहां का वातावरण मुझे सूट नहीं कर रहा, पानी का मतलब वहां पे एक्चुअल पानी से नहीं होता। जैसे अपन कई बार कहते हैं ना यार वहां का पानी सूट नहीं किया, तो एक्चुअल हमारा इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है कि वहां का एटमोस्फियर, वातावरण मुझे सूट नहीं किया। तो अब लेकिन आप अपन हिंदी में बोल देते हैं ना वाटर, पानी सूट नहीं किया, तो हिंदी के अपन इंग्लिश भी वैसे ही बना देते हैं वाटर। तो हिंदी में तो बोल दिया लेकिन इंग्लिश में ये गलत है। तो ये सेंटेंस गलत है, इसको सही करने के लिए हमको क्या लिखना चाहिए? या तो लिखना चाहिए क्लाइमेट, कि वहां का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं किया, या फिर वहां का एटमॉस्फेयर मुझे सूट नहीं किया। बाकी ये सेंटेंस तो वाहियात होगा कि पानी सूट नहीं किया। भाई पानी सूट नहीं किया तो इसके लिए आप जयपुर छोड़ के थोड़ा आ जाओगे, ठीक है। वहां का एटमॉस्फेयर सूट नहीं किया, वहां का जो हाव भाव है, वहां का जो वातावरण है वो मुझे सूट नहीं किया। तो पहली कॉमन एरर है जो हम डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं। दूसरी, देयर इज नो प्लेस या स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट। सपोज करो आप भागते हुए ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंचे, ठीक है, आपको टिकट नहीं मिली, आपने टीसी को बोला कि यार 100-200 ज्यादा ले लो, मेरे को एक सीट की जरूरत है। तो उसने कहा कि नहीं भैया माफ करो, इस कंपार्टमेंट में, इस बोगी में कोई भी जगह नहीं है। तो उसको क्या बोलना चाहिए? देर इज नो प्लेस या देर इज नो स्पेस? स्पेस का मतलब होता है क्या होता है? खाली जगह। ये मेरे सिर के ऊपर ये सारी खाली जगह है। तो अब आप सोचो कंपार्टमेंट के अंदर खाली जगह ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? भाई आदमियों को बोरियों की तरह थोड़ा भर रखा होगा कि ऊपर खाली जगह ही नहीं होगी। तो फिर क्या आएगा? प्लेस का मतलब होता है जगह, वो भी गलत है, क्योंकि कंपार्टमेंट कितना ही भरा हुआ हो उसमें प्लेस तो होगी, प्लेस तो होगी ना। भाई खड़े रहने की जगह, सीट। तो जो बैठने के लिए निर्धारित सीट होती है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रूम। क्या बोलते हैं? रूम। तो उसको बोलना चाहिए देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। जब आप रेलवे टिकट बुक करते हो ना, रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं है, रूम का मतलब यहाँ पर है निर्धारित सीट, बैठने के लिए जो निर्धारित जगह है उसको अपन क्या बोलते हैं, या सीट भी बोल सकते हो आप, देयर इज नो सीट या देयर इज नो रूम। बाकी प्लेस भी गलत है और स्पेस भी गलत है, ठीक है। जब आप रेलवे टिकट बुक करते हो और वो बाय द वे फुल हो जाती है, तो ऑनलाइन आपको एरर दिखाता है नो रूम। नो रूम, नो रूम मतलब आपको सीट नहीं बची, ठीक है, क्लियर है? दूसरा समझ में आया? पहला वाटर गलत होता है, क्या लिखते हैं अपन? पानी सूट करने का मतलब होता है क्लाइमेट सूट करना। दूसरा, प्लेस या स्पेस नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, रूम नहीं ऐसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज माई कजिन ब्रदर, वो मेरा कजिन भाई है, क्या गलती है?
सही है, गलत। देखो कजिन वर्ड के आगे कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता, कभी भी। सिंपली बोला जाता है ही इज माई कजिन। सिंपली बोला जाता है ही इज माई कजिन। टेक्निकली इसका कारण बताया क्या है? टेक्निकली इसका कारण यह है कि अगर हम कोई नाउन लिखते हैं ना बेटा, तो उसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय की विशेषता बताने के लिए लिख दिया मैंने गुड बॉय। ठीक है, नाउन की विशेषता किसने बताई? एक एडजेक्टिव ने बताई। लेकिन मैं नाउन की विशेषता नाउन से ही नहीं बता सकता हूं। ब्रदर भी एक नाउन है, डिक्शनरी में चेक करो, कजिन भी एक नाउन है। तो एक नाउन की विशेषता एक नाउन से नहीं बताई जाती। दो नाउन साथ में नहीं रखे जाते कभी भी, नाउन के बगल में एडजेक्टिव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एडजेक्टिव। अभी सपोज करो मैं ऐसे लिखूं, ही इज ए गर्ल बॉय, ही इज ए गर्ल बॉय, तो कुछ समझ आएगा? इधर भी नाउन रख दिया, इधर भी नाउन रख दिया। एक नाउन रखो ना यार कोई, और उस दूसरा उसकी विशेषता रखो। तो इधर भी आपने नाउन रख दिया, इधर भी नाउन रख दिया, तो गलत हो गया ना। तो कजिन वर्ड के आगे आप इनडायरेक्टली ऐसे याद रखेंगे कि कजिन वर्ड के आगे कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाया जाता। आप सिंपली क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? ये मेरा कजिन। समझ में आई बात? अब ये डे टू डे लाइफ की एरर है, अपन खूब बोलते हैं, धड़ल्ले से लगा, अपने कोई पता नहीं, और यही एग्जाम में गलती बन के आती है। नेक्स्ट देखो, दिस इज माई स्टडी रूम। सेम टू सेम ऊपर वाला एरर है। जैसे दिस इज माई कजिन ब्रदर गलत है ना, वैसे दिस इज माई स्टडी रूम भी गलत है। देखो, अगर मैं सेंटेंस को यहां पे रोक दूं ना, तो भी मीनिंग वही निकल रहा है, दिस इज माई स्टडी। दिस इज माई स्टडी का मतलब होता है ये मेरे पढ़ाई लिखाई करने का कमरा है। पढ़ाई लिखाई करने के कमरे को भी स्टडी बोलते हैं। आपने पिक्चरों में सुना होगा, कोई किसी से पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं स्टडी जा रहा हूँ। स्टडी जा रहा हूँ मतलब मैं पढ़ाई लिखाई करने वाले कमरे में जा रहा हूँ। तो स्टडी वर्ड बोलते ही वो मीनिंग शो हो गया ना, पढ़ाई लिखाई करने वाला कमरा। तो फिर अलग से रूम लगाने की क्या जरूरत है? अलग से रूम लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो जैसे कजिन के आगे ब्रदर नहीं लगाया जाता, वैसे अगर स्टडी को स्टडी करने वाले कमरे की बात कर रहे हो, तो उसके आगे रूम नहीं लगाया जाता। हाँ, स्टडी को पढ़ाई करने से ले रहे हो, तो फिर उसके आगे कुछ भी लग सकता है, कुछ भी हट सकता है। बट यहाँ पे स्टडी का मतलब क्या है? वो कमरा जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसको अपन सिंपली लिखेंगे, दिस इज माई स्टडी। दिस इज माई स्टडी। ओके, नेक्स्ट। पुट योर साइन हियर। आपका साइन यहाँ करो। नहीं, यहां करो। हेयर का मतलब होता है यहां करो, और हेयर कोई नाउन थोड़ी ना है। हेयर कोई नाउन थोड़ी ना है। यहाँ पे तो ये दोनों नाउन थे, नाउन के बगल में नाउन नहीं रख सकते, कोई दूसरा वर्ड। ये तो एडवर्ब है, ये तो प्लेस की जानकारी दे रहा है कि यहां करो। नहीं, साइन नहीं होता है, सिग्नेचर होता है। नहीं, साइन का मतलब होता है साइन करना। साइन एक क्रिया है। साइन एक क्रिया है, और साइन करने के बाद जो वो पेपर पे दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं सिग्नेचर। ठीक है, जैसे मैं आपको करूंगा, मैं आपको बोलूंगा साइन करो, मैं आपको क्या बोलूंगा? साइन करो, आपने कर दिए। अब जो वो साइन की हुई चीज दिख रही है ना, उसको मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये तेरा साइन है, इसको मैं क्या कहूंगा? तेरा सिग्नेचर है। जो कर दिया वो सिग्नेचर है। जो कर दिया, मैंने कहा कि ये क्या कर दिया, आपने कहा सर सिग्नेचर, ये सिग्नेचर दिख रहा है ना मेरा। समझ में आई बात? तो साइन करना तो क्रिया है, तो यहाँ पे क्रिया तो ऑलरेडी यूज हो गई ना, पुट। ये वर्ब ऑलरेडी यूज हो गई, तो वर्ब के बाद दोबारा वर्ब थोड़ा ना लगाएंगे, साइन तो एक वर्ब है। इसकी जगह नाउन लगाएंगे, क्या आ जाएगा? पुट हियर सिग्नेचर। या तो आप सिंपली बोलो साइन हियर, या तो आप सिंपली बोलो साइन हियर, ये करेक्ट है सेंटेंस। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक वर्ब लगा दी, ऑलरेडी एक वर्ब लगा दी, तो वर्ब के बाद दोबारा वर्ब नहीं लगाओगे, फिर आप क्या लिखोगे? सिग्नेचर। ओके, यू शुड राइट इट इन योर कॉपी। आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। काफी बेसिक एरर है, जो हर स्कूल में सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, सारे ट्यूशन सेंटर्स पे भी करते हैं। हमारे भी करते होंगे, हमारे ट्यूशन सेंटर पे भी करते हैं। नहीं, यू शुड राइट, आपको लिखना चाहिए, इट इससे, इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में। वेरी गुड, नोटबुक। कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है नकल करना। कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो ये सेंटेंस बन गया, आपको इसको अपनी नकल में लिखना चाहिए। तो ये तो कोई बैठा ही नहीं, ये तो बैठा ही नहीं ना। तो क्या आता है? एक्चुअल वर्ड क्या होता है? तो अपन बोलते नहीं है कॉपी कॉपी कॉपी, एक्चुअली क्या होता है? नोट बुक। ठीक, ये तो आपने पहचान ली। ये शायद मैंने पहले ऐसे जनरली बताई है कई बार, है ना? बताइए, सेशन बताई थी। ओके, रवि हैड ए बाथ इन द सी। रवि ने समुद्र में स्नान लिया।
रवि ने समुद्र में स्नान लिया। रवि हैड ए बाथ, रवि ने स्नान लिया, किसमें लिया? समुद्र में। बात की जगह क्या आना चाहिए ना? बात बातिंग तो एक ही बात, एक ही लिया ना, दो तीन थोड़ा ना लिया, एक बार ही ना के आया ना, मतलब एक बार ना के इसलिए ए। अब देखिए दो वर्ड्स हैं, एक तो है बात, एक है बेत। बात का मतलब, बेत का मतलब भी नहाना, दोनों का मतलब नहाना। फिर से डिफरेंस क्या है? ये तो है बंद जगह पे नहाना, ये है खुली जगह पे नहाना। समझ में आई बात? घर में बाथरूम में नहाना होता है बात, बाकी आप स्विमिंग पूल में इंजॉय करते हुए नहा रहे हो, वो नहा थोड़ा ना रहे हो, तो आप इंजॉय कर रहे हो। समझ में आई बात? या खुली जगह पे, कुल मिला के खुली जगह पे नहाने को अपन क्या कहते हैं? जैसे समुद्र हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, दरिया किनारे हो गया, किसी भी जगह हो गया। बारिश में नहाना, बारिश में नहाना भी बेत होगा, खुली जगह पे नहा रहे हो ना। तो यहाँ पे सी है ना, तो सी है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेत। इसको कैसे रीड, ई लग जाता है इसके आगे, कैसे रीड करेंगे? बेत। और मान लो सी की जगह अगर होता वॉशरूम, तो फिर बात सही था। वॉशरूम तो बंद जगह है, उसमें नहाना क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। अब आप बताओ, बात लेते हो कि बेथ लेते हो? कभी कभी तो बेथ भी लेते होंगे, कभी कभी घूमने जाते होंगे तो बेथ लेते। ठीक है, ओके। इस शीट का आखिरी देखो, द बॉय इज वेयरिंग ए न्यू ड्रेस, ये बड़ा जबरदस्त है। बॉय ने नई ड्रेस पहनी है। नहीं बेटा, देखो एक चीज सुनो, अपन नाउन पढ़ रहे हैं ना, तो नाउन से रिलेटेड एरर सोचो। वर्ब से रिलेटेड वियर तो वर्ब है, उससे रिलेटेड एरर वर्ब टॉपिक में देखेंगे। बॉय ने नई ड्रेस पहनी हुई है। नहीं आ रहा? चलिए देखो, जब अंग्रेज ये इंग्लिश आपको पता है अंग्रेजों ने निकाली है ना, अंग्रेजों की भाषा है। तो उन्होंने जो लड़कियों की पोशाकें होती है ना, लड़कियां जो पहनती हैं, उस पोशाक को नाम रखा है ड्रेस। सुनो तो सही। और जो लड़के पहनते हैं ना, बॉयज या मैन जो पहनते हैं, उस पोशाक का नाम रखा है सूट। क्या रखा है? सूट। अब हम हिंदुस्तानियों ने जस्ट उल्टा कर दिया, गर्ल तो सूट को पहना देते हैं, गर्ल को तो सूट पहना देते हैं, लड़की सूट लेके आइए, और लड़के जो हैं वो ड्रेस ले आते हैं। तो हम तो हैं ही महान, हमने कर दिया पूरा कबाड़ा उल्टा। तो अब जब हम हिंदी में बोलें तो चले कुछ भी बोलते हैं, लड़की सूट लेके आई है, लड़का ड्रेस लेके आया, कोई दिक्कत नहीं। जब इंग्लिश बोलेंगे तो करेक्ट बोलना पड़ेगा। तो बॉय लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा? सूट। अगर गर्ल होता तो फिर क्या चलता? ड्रेस चलता है। गर्ल की होती है ड्रेस, ड्रेस कभी भी बॉय की नहीं होती है। ठीक है, समझ आई बात? बॉय का क्या होता है? सूट। ओके, क्लियर? ठीक। अब जितना भी हो गया, ये दो शीट तो करके जाओ, 5 मिनट और लगेगी, है ना? हाँ, जॉन इज एन अशरर इन द जेम्स सिनेमा। जॉन जो है, ये वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा, और ये काफी, इस आदमी से आप पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसका नाम, इसको अशरर बोलते हैं। जॉन जेम्स सिनेमा में एक अशरर है। अब आप सोचो, जेम्स सिनेमा यानी कोई सिनेमा हॉल है, तो उसमें वो अशरर है। अशरर क्या होगा? अशरर मतलब कौन सा आदमी होता है, कौन सा व्यक्ति होता है? आप मिलते हो, हमेशा मूवी देखने जाते हो, अशरर से मिलते हो, या तो आप मिल लेते हो या उसको देखते तो होंगे एटलीस्ट एक बार, तो दिख तो जाता ही होगा वो। ना, मालिक से आप मिलते हो हमेशा? सिनेमा हॉल का मालिक तो कभी रहता ही नहीं है उस शहर में, वो तो फॉरेन रहता है हमेशा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा वो शहर में रहेगा क्या? मालिक से कब मिलते हैं अपन? सिनेमा हॉल के मालिक से जाके मिलते हैं, ला टिकट दे। हाँ बताओ। नहीं पता? देखो, पहले तो मैं आपको मीनिंग, पहले तो मैं आपको इसके एरर बता देता हूँ। अशरर वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है अशर। वर्ड क्या होता है? अशर। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो सुनो। इसका मीनिंग वैसे तो होता है राह दिखाने वाला। अगर एक्चुअल मीनिंग देखें ना, तो क्या मीनिंग होता है? लेकिन सिनेमा हॉल में इसका मीनिंग क्या निकल के आता है पता है? सिनेमा हॉल में कौन राह दिखाता है आपको? सिनेमा हॉल में कोई राह दिखाता है? जब अपन सिनेमा हॉल में एंटर होते हैं, अब वैसे तो क्या अपन पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन सपोज करो मूवी स्टार्ट हो गई, अपन पहले पहुंचते हैं तो अंधेरा होता है, तो एक टॉर्च लेके भाई साहब खड़े रहते हैं, टिकट देखते हैं।
मूवी देखने नहीं गए कभी सिनेमा हॉल में? ओके, तो फिर तो आपको जाना चाहिए, कम से कम अशर से मिलने तो जाना चाहिए। कभी भी आप जाओगे सिनेमा हॉल में तो वहाँ पे सीट नंबर्स अरेंज होंगे, सीट रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, उसमें सीट नंबर्स तो आपकी कई लोग तो खुद ढूंढ लेते हैं अपनी सीट नंबर, कई नहीं ढूंढ पाते या उधर भीड़ हो जाती है ज्यादा, तो उनका काम होता है, अशर लोग जो वहाँ खड़े रहते हैं ना, राह दिखाने वाले, वो सिनेमा हॉल के बिल्कुल गेट पे खड़े रहते हैं, वो आपको बता देते हैं भैया नीचे से चौथी रो में 5वीं सीट आपकी, या नीचे नीचे बैक लास्ट ही लास्ट रो में आपकी तीसरी सीट है। तो वो जो बता रहा है ना आपको, टॉर्च लेके खड़ा है, क्योंकि अंधेरा होता है तो टॉर्च लेके खड़ा रहता है, देखता रहता है भी क्या सीट, उसको बोलते हैं अशर, उस पोस्ट को, उस पद को बोलते हैं अशर, उस पेशे को बोलते हैं अशर। ठीक है। और कई आजकल ये काम आजकल गर्ल्स भी करती हैं, तो इसका फीमेल वर्जन होता है अशरेट। क्या होता है इसका फीमेल वर्जन? अशरेट। E, आ जाता है, अशर के आगे क्या आ जाता है? E, तो अगर जोन होगा तो अशरेट, जोन की जगह कल को मैं सीमा लगा दूं तो फिर क्या लगाओगे आप? अशरेट लगाओगे, अशर नहीं लगाओ। और अशरर तो कुछ होता ही नहीं है, अशरर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर दोगे आप? अशर कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर माई 4 बियरर्स। सब सेम टू सेम। देखो कई बार क्या होता है कि हम है ना जबरदस्ती ये ER लगा देते हैं, इसमें भी ये गलती थी, जबरदस्ती लगा देते हैं। ठीक है। जैसे नेबर होता है ना, नेबर, मैंने कई लोगों को सुना है नेबर वर्ड को वो नेबरर बोलते हैं, पता नहीं क्यों, नेबरर, जबकि होता तो नेबर है, नेबर होता है यानी पड़ोसी, लेकिन वो जबरदस्ती ER लगाने की, पता नहीं क्यों, ये इंडियन लोगों की जबरदस्ती एक आदत बनी हुई है, वही गलती यहाँ पर है। ये ER न हटेगा और सिंपली वर्ड आएगा क्या? एस तो लगेगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, क्या लग जाएगा? ये 4 बियर्स, ये मेरे 4 बियर्स हैं। अब 4 बियर का मतलब बता दो। गलती तो मैंने बता दी कि ER की है, मतलब आप बता दो। नहीं पता? पूर्वज, पूर्वज समझते हो ना, दादा परदादा। सपोज करो आप, आपके घर में कोई आपका दोस्त मिलने आया, एक अलग से कोई रूम लगाते हैं ना अपन, मंदिर वाला रूम, तो मंदिर वाले रूम में अपन अपने पूर्वजों की फोटो भी लगाते हैं कई बार, तो अपन मिलवाते हैं कि ये मेरे दादा हैं, मेरे परदादा हैं, ये मेरे 4 बियर्स हैं, ये मेरे क्या हैं? 4 बियर्स हैं, ये मेरे पूर्वज हैं। ओके, तो वो 4 बियरर नहीं होगा, क्या होगा? ये जबरदस्ती अर लगाने की आदत केवल हम हिंदुस्तानियों की है, ये होता नहीं है, जहां होता है वहां होता है, बाकी जबरदस्ती नहीं होता, हर जगह नहीं होता। ओके। नेक्स्ट, जैसे नेबरर में भी नहीं होगा, नेबर ही होगा, है ना, नेबर, उसका प्लूरल क्या कर देंगे अपन? नेबर्स। ठीक है। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो अबाउट हर वेयर अबाउट। मैं उसके वेयर अबाउट के बारे में नहीं जानता हूं। वेयर अबाउट ये वर्ड शायद ही सुना हो आपने, बट एग्जाम्स में आता है। वेयर अबाउट्स होता है, क्या होता है? देखो वहां पे तो ER गलत है, और यहाँ पे S नहीं लगाया तो गलत है ना। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना, यानी कि कहाँ रहती है वो मैं नहीं जानता उसका ठिकाना, वो कहाँ रहती है, कहाँ उसका ऑफिस है, किस कौन से उसके दोस्त हैं, उसके बारे में मैं उसका ठोर ठिकाना नहीं जानता हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? वेयर अबाउट्स। यानी एक तरीके से उसका एड्रेस भी बोल सकते हो आप। वेयर अबाउट्स का मतलब उसके घर का या उसके ऑफिस का एड्रेस, वो कहाँ रहती है, कहाँ काम करती है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? वेयर अबाउट्स। एस लगता है हमेशा, हमेशा एस लगता है। नेक्स्ट, आई डू माई बेस्ट। मैं मेरा सबसे अच्छा करता हूं, बट लेकिन, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। क्यों मेरे एक्सपेक्टेड मार्क नहीं आते एग्जामिनेशन में? क्या होना चाहिए? सही पकड़ रहे हो? मार्क्स। काफी सरल है तो, है ना। क्या होता है बेटा? मार्क थोड़ी ना होता है, क्या होता है? मार्क्स होता है। एंड इवन हमेशा मार्क्स ही होता है, हमेशा मार्क्स ही होता है। ठीक है ना, मार्क नहीं होता है कि मेरे अपेक्षित। मार्क तो तब होता है जब अपन पर्टिकुलरली एक नंबर की बात कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होता है? मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स का मतलब तो समझ में आ गया ना, जो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं, ऐसे बोलते हैं कभी, मेरे मार्क अच्छे नहीं आए, तो मार्क्स होता है। ये तो काफी आसान था, पकड़ लिया आपने एक ही झटके में। आई हैव नॉट रेड दिस लेटर। मैंने इस रेड लेटर को नहीं पढ़ा अभी तक। सो इसलिए, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। मैं इसके कंटेंट के बारे में, अवेयर का मतलब होता है पता होना, मुझे इसके कंटेंट के बारे में अवेयर नहीं हूं। मैं अवेयर नहीं हूं मतलब मैं जागरूक नहीं हूं या मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो कंटेंट नहीं होता, क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? आपने बुक बुक के पहले पेज पे लिख देखा होगा कंटेंट्स, यानी इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर क्या चीज है? विषय वस्तु, उसको हिंदी में बोलते हैं अपन विषय वस्तु। मतलब ये चीज किस चीज के बारे में है ये मुझे नहीं पता, इसके अंदर क्या चीज है वो मुझे नहीं पता। अपन कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, खाने पीने की चीजें,
तो उसके पीछे भी उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, शुगर कितनी मिली हुई है, गुड़ कितना मिला हुआ है, तो वो लिखा रहता है ऐसे एक तरीके से, कंटेंट्स। क्या लिखा रहता है? कंटेंट्स। फिर लिखा रहता है भाई शुगर तो इतने परसेंट है, बाकी चीजें इतने परसेंट है बाकी। तो ये कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु, उसमें क्या क्या चीज मिली हुई है, इसके अंदर क्या क्या है। तो वो कंटेंट नहीं होता, क्या होता है हमेशा? क्या होता है हमेशा? कंटेंट्स। नेक्स्ट, दिस इज ए फुल प्रूफ सिस्टम, ये शायद ही आप पकड़ पाओ। दिस इज ए फुल प्रूफ सिस्टम। देखो, करेक्ट बता देता हूं क्या है, फिर उसका मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि ये शायद ही आपने सुना हो, ये एंट्रेंस एग्जाम में सेंटेंस कई बार आया है। फुल प्रूफ नहीं होता, फूल प्रूफ होता है। फूल प्रूफ होता है। फूल प्रूफ सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकता। सपोज करो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई सिस्टम बनाया, कोई मान लो कोई थ्योरी लगा के कोई चीज बनाई, जैसे अपने साइंस फेस्ट लगता है, साइंस फेस्ट में अलग अलग बच्चे कुछ कुछ बना के जाते हैं। तो आपने कहा कि ये मेरा सिस्टम फूल प्रूफ सिस्टम है। या फूल प्रूफ सिस्टम की जगह आप ये भी कह सकते हो फूल प्रूफ आइडिया। जैसे सपोज करो अपन बैठे, अपने कहीं जाना है, तो किसी ने कोई आइडिया दिया, तो उस आइडिया के विपक्ष में किसी ने बोला नहीं नहीं ये तेरा आइडिया फ्लॉप है, इसमें तो मम्मी पकड़ लेगी। फिर किसी ने दूसरा आइडिया दिया, नहीं नहीं इसमें तो पापा पकड़ लेंगे। तीसरा आइडिया, नहीं नहीं इसमें तो आस पड़ोस से देख लें। फिर किसी ने एक चौथा आइडिया दिया, उसने कहा मेरा आइडिया जो है फुल प्रूफ आइडिया है, ये कभी भी खराब नहीं हो सकता, मतलब ये हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो उसको फुल प्रूफ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फूल प्रूफ। फूल प्रूफ मतलब हर तरीके से प्रूफ किया गया। फूल प्रूफ। ओके, तो फुल प्रूफ गलत होता है, क्या होता है बेटा? फूल प्रूफ। ओके, नेक्स्ट, ही इज ए चीटर। ही इज ए चीटर कहते हो ना आप एग्जाम में भी, सर ये चीटर है, बोलते हो नहीं बोलते हो? गलत बोलते हो, वही गलती है ईआर वाली। ही इज ए चीट। ही इज ए चीट का मतलब होता है धोखेबाज। चीटर नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है, अंग्रेजी डिक्शनरी खोल के देख लो, मिल जाए तो मुझे बता देना। नहीं है, चीटर तो हम बोलते हैं बस, चीटर चीटर होता क्या है? चीट। तो अब से आप आपकी डे टू डे लैंग्वेज भी सुधारो। ही इज ए चीट, नॉट चीटर। ठीक है, क्लियर है? अब लास्ट शीट पे तो केवल 5 ही वर्ड्स हैं, देखो फटाफट। देखो एक कुछ सेंटेंस कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, वेट लिस्ट है ना। तो ये वेट लिस्ट में कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं वो गलत है ना। अब आपको उसको सही करना है। वेट लिस्ट गलत है, क्या होता है इसका सही मीनिंग? वेटिंग लिस्ट होता है, उसका सही भी देखते जाओ। दूसरा सुनो, पासिंग मार्क्स अपन कई बार कहते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होता है? पासिंग मार्क्स होता है क्या कभी? अपन कहते हैं मेरे तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। कहते हैं ना कि इस एग्जाम में कितने पासिंग मार्क्स है, तो हम कहते हैं लेकिन ये गलत है। इसकी जगह क्या होता है? पास मार्क्स होता है। क्या होता है? पास मार्क्स। तो आगे से ऐसे मत कहना कि पासिंग मार्क्स नहीं है, क्या बोलोगे? पास मार्क्स नहीं है। पासिंग का मतलब तो होता है गुजरना, तो पासिंग मार्क्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे मार्क्स जो गुजर गए, आप पकड़ नहीं पाए, आपके सामने से गुजर गए, आप पकड़ नहीं पाए। ठीक है, तो जिन मार्क्स से आप पास हो जाओ उन मार्क्स को हम पासिंग मार्क्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पास मार्क्स बोलेंगे। ओके, तो करेक्ट विल बी पास मार्क्स। नेक्स्ट, ऑपरेशन थिएटर, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के कैबिन के बाहर जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, वहां पे लिखा रहता है ऑपरेशन थिएटर, वो भी गलत लिखा रहता है। और इसका रीजन भी वही है कि थिएटर भी एक नाउन है और ऑपरेशन भी एक नाउन है। नाउन नाउन को मॉडिफाई नहीं कर, नाउन नाउन की विशेषता नहीं बता, जैसे कजिन ब्रदर वाली गलती थी, स्टडी रूम कजिन ब्रदर, वही गलती इसमें। तो एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर नहीं होता है, होना जो चाहिए वो होता है ऑपरेटिंग थिएटर। क्या होता है? ऑपरेटिंग। अब कई बच्चे कहते हैं सर डॉक्टर तो डॉक्टर ही ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेके आओ, तो क्या वो डॉक्टर से ज्यादा पढ़े लिखे हो क्या? अरे भाई उसका काम है ग्रामर सुधारना, उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है? ऑपरेशन करना। उसको क्या मतलब मेरे केबिन के बाहर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं है? ठीक है, तो उसको उस चीज से कनेक्ट मत करना कि डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं तो वो सब सही नहीं है। उनकी नॉलेज है हेल्थ रिलेटेड हमारी, वो सही है, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन वो ग्रामेटिकल मिस्टेक तो वो भी कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो ऑपरेशन थिएटर गलत होता है, क्या होता है? ऑपरेटिंग थिएटर। ऐसे ही एक और वर्ड बना हुआ है ऑपरेशन से, नेगोशिएशन टेबल। कभी सुना है नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नहीं सुना। अच्छा, कभी ये वर्ड सुना है बार्गेनिंग? बार्गेनिंग सस्ता करके, यानी भाव ताव करना, जैसे जो हमारी अक्सर मम्मियां करती है ना। अगर उसने कहा 20 रुपए किलो आलू, तो आप कहोगे अरे वो तो 15 में ही दे रहा है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं 15 में नहीं, चल 16 में दे दे, फिर वो 19 पे आएगा, फिर वो 17 में आएगा, फिर 18 में तय हो जाएगा। ऐसे होता है ना। या हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हम भी जैसे कोई चीज लेने गए,
लैपटॉप लेने गए तो लैपटॉप में भी हमको सपोज करो उसने कहा 50,000, उसने कहा 80,000, मैंने कहा यार थोड़ा सा डिस्काउंट दो, फिर वो कहेगा कि चलो 500 कम दे दो, मैंने 500 नहीं यार 2,000 कम कर, फिर वो कहेगा 2,000 तो नहीं है, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं भाव-ताव करना। तो यही बार्गेनिंग जब बड़े लेवल पे होती है तो उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। अब बड़े लेवल पे कैसे, सपोज करो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, हाँ मुकेश अंबानी करेगा ना ऑब्वियसली, अभी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्राइम मिनिस्टर एक टेबल पे बैठ के कोई डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल डील कर रहे हैं, तो वहां पे वो 10-20 रुपए की बात थोड़ा ना करेंगे कि 20 लगा ले, फिर चाइना का प्राइम मिनिस्टर कहेगा नहीं नहीं चल 19.5 लगा ले, करेगा क्या, तो वहां पे बड़े लेवल की बातें होंगी, तो उस लेवल की बार्गेनिंग को नेगोशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन। तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं कहोगे कि इंडिया के पीएम बार्गेनिंग कर रहे हैं, आप क्या कहोगे, इंडिया के पीएम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। नेगोशिएशन का मतलब होता है वैसे समझौता, क्या मतलब होता है, समझौता, यानी बड़े लेवल पे जो बार्गेनिंग होगी उसको कहेंगे समझौता। तो नेगोशिएशन टेबल नहीं होता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर नहीं होता है ना, जैसे ऑपरेशन थिएटर गलत है वैसे नेगोशिएशन टेबल भी गलत है। क्या होता है, नेगोशिएटिंग टेबल, जैसे ऑपरेटिंग थिएटर है वैसे नेगोशिएटिंग टेबल है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कई बार हम ये वर्ड बोलते हैं एडमिट कार्ड, और ये आपका लास्ट वर्ड है पूरे नाउन चैप्टर का। एडमिट कार्ड, कहते हैं ना मेरा एग्जाम है कल और मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, कहते नहीं कहते एडमिट कार्ड कहाँ है तेरा, गलत होता है ना, सोचो सोचो क्या होता है ना। आपने कभी एग्जाम दिया हो तो आपको ये इश्यू होता होगा ना कार्ड एक, जिसको दिखा के आपको एग्जामिनेशन हो, उस कार्ड पे कभी पढ़ा है क्या लिखा रहता है, आप उसको बोलते तो एडमिट कार्ड हो, लेकिन उस पर तो सही लिखा हुआ होगा ना, बट हम पढ़ते नहीं है क्या लिखा हुआ है, होता क्या है, ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल वर्ड इज एडमिशन कार्ड, एडमिशन कार्ड, या फिर दूसरा नाम होता है परमिशन लेटर, परमिशन लेटर भी बोलते हैं इसको, एडमिशन कार्ड भी बोलते हैं। तो देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आईएनजी जब लगा रहे हैं तब सही है, कुछ चीजें ऐसे हैं जो आईएनजी लगा रहे हैं तब गलत है, ठीक है। तो हमको याद रखना है किसमें तो आईएनजी सही है, जैसे इसमें आईएनजी सही है, इसमें आईएनजी सही है, और इसमें आईएनजी सही है, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स में आईएनजी गलत है, पास मार्क्स। तो हमको बिल्कुल करेक्ट याद रखना है, क्या होता है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट समझते हो, जैसे कोई लिस्ट है जिसमें वेटिंग लिखी हुई है, जैसे अपन रेलवे की टिकट बुक करते हैं तो कहते हैं ना मेरी अभी 60 वेटिंग आ रही है, लिस्ट होती है जिसमें हमारे वेटिंग नंबर लिखा रहता है कि मेरी वेटिंग लिस्ट 60 है। जैसे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं तो डॉक्टर के पास भीड़ बहुत है तो एक लिस्ट तैयार कर देता है वो, आपका नंबर 10वां है, आपका नंबर 11वां है, आपका नंबर, तो वेटिंग लिस्ट होती है, भाई आपको 10 नंबर तक वेट करना है, तो उसको वेट लिस्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट। और पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ऑपरेशन थिएटर नहीं होता, ऑपरेटिंग थिएटर होता है। नेगोशिएशन टेबल नहीं होता, नेगोशिएटिंग टेबल होता है। और एडमिट कार्ड नहीं होता है, क्या होता है, क्या होता है, एडमिशन कार्ड होता है, प्रवेश पत्र हिंदी में होता है, एडमिशन मतलब प्रवेश और कार्ड मतलब पत्र, प्रवेश पत्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी आज हमने चीजें सीखी सब टू सब 90% हमारी डे टू डे में यूज आने वाली चीजें थी। अगर हम इसको एक बार भी रिवाइज कर लें इस वीडियो को, और हमारी डे टू डे लैंग्वेज में भी ये सही कर लें सारे शब्द, आधी अंग्रेजी तो वैसे ही सुधर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे नाउन चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक वैसे तो प्रोनाउन होता है, बट आप कह रहे हो कि हमको मॉडल्स सीखने हैं पहले, तो हम डिस्कस करेंगे, बच्चों से और से बात कर लेंगे, अगर सब बच्चे राजी हैं तो पहले मॉडल्स पढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर अगली वैसे सीक्वेंस में जो होना चाहिए नाउन के बाद प्रोनाउन होना चाहिए, देख लेंगे। अगर प्रोनाउन भी लिस्ट में आपके जो कोर्स में आ रहा है प्रोनाउन पहले पढ़ा देंगे, नहीं तो मॉडल्स पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी है, हमारा नाउन चैप्टर फाइनली खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।